अब सपोज भू कानून है, हाँ। अब करिए ना 2 दिन पूरी चर्चा, मौका दीजिए सबके बिल्कुल, माइंड खुल के सब आने बोले दीजिए। 70 के 70 विधायक बोले उसमें बट अपनी सर राय। अपोजिशन के ऊपर तो ये आरोप लगा है ये सरकार से मिले हुए हैं, अपने निजी काम करा लेते हैं और जब आता है मुद्दा उठाने का तो बचने लगते हैं। ऐसी स्थिति आ गई है बेरोजगारी की कि भाई लड़के 35 साल 40 साल के हो गए, लड़कियां ही नहीं मिल रही हैं। मैंने एक नारा बना दिया कि अब की बारी कांग्रेस लाएगी बारी। श्रीनगर में आप कहाँ गच्चा खा गए? नहीं, हम गच्चा नहीं खाए। नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वैसे तो पूरे राज्य में ऐसा कर रही है, लेकिन श्रीनगर में ज्यादा ही कर रही है। जो वॉर ऑफ वर्ड्स हुआ मयूख पहर और स्टेट प्रेसिडेंट के बीच में, वो तो बहुत ही बड़ा इनडिसिप्लिन था। निश्चित रूप में फजीयत हुई हमारी इसमें इसको स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है। मतलब आप मानने पिथौरागढ़ में आपकी फजीयत हुई? मैंने सुना कि बजट सत्र के लिए गैरसैंण, अब मैं सुन रहा हूँ कि विधानसभा अध्यक्ष जी ने मना कर दिया कि गैरसैंण नहीं जाएंगे। क्या है, क्या मजाक है? इस राज्य को बनाने के पीछे जो कल्पना थी, पहाड़ी राज्य की कल्पना थी ना कि एक पहाड़ी राज्य बन रहा है, वहां करिए ना 1 महीने का सेशन। आपके नेशनल प्रेसिडेंट ने अभी एक भाषण दिया, उसमें कहा कुंभ में डुबकी लगाने से तुम्हारा क्या पेट से भूख मिट जाएगी क्या? मोदी सरकार सब चीजों की दवा डुबकी लगाने को मान रही है। उत्तराखंड की बेरोजगारी खत्म करने के पास आपके पास एक मंत्र है, आपके पास एक स्कीम कि दुनिया में कहीं भी रोजगार प्राइमरी तौर पे उत्पादकता से ही आता है। उत्पादकता रोजगार की जननी है। 2027 में आपको क्या नजर आ रहा है? क्या आप सारे लोग को एकजुट कर पाएंगे? मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप में हम कर पाएंगे और तब कर पाएंगे। मैं मेरी ओर से ये शुरुआत करूंगा कि मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं की तिलांजलि दे दूं। हमारे अंदर ऊपर वाले ने वो ताकत दी है कि हम नारे लगाते हैं कि आवाज दो। पीछे से बहुत लोग बोलते हैं कि हम एक हैं, लेकिन ऊपर वाले ने वो भी कुवत दी है कि कभी हम आवाज लगा रहे हैं कि सिंगटाली पुल बनना चाहिए, आवाज दो, पीछे कोई नहीं, तब मुझे बोलना पड़ता है कि मैं एक हूं। विशुद्ध रूप से मेरा राजनीतिक चरित्र सनातन के बहुत करीब है। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्य के नेताओं से, मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं उन्हें कि अगर वो धर्म पे ही बहस करना चाहते हैं तो गणेश गोदियाल के सामने जहां वो कहें, जिस मंच पे वो कहें, गणेश गोदियाल तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट। पॉडकास्ट में हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं गणेश गोदियाल जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उनसे हम जानेंगे कि वर्तमान में कांग्रेस की जो स्थिति है उससे बाहर निकलने का उनके पास प्लान क्या है, और जो सबसे बड़ा सवाल बार बार उठ रहा है, क्यों केंद्रीय नेतृत्व जो है उत्तराखंड कांग्रेस खासकर इस राज्य को लेकर बड़ा बेरुखा सा रहता है। ऐसे तमाम सवाल हमारे दर्शकों ने भी पूछे हैं, जिनको हम इस पॉडकास्ट में उठाने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद गोदियाल जी। जी नमस्कार। बहुत धन्यवाद आने के लिए। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जो अभी वर्तमान स्थिति है कांग्रेस पार्टी की उत्तराखंड में, उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा। नहीं, बहुत बेहतर स्थिति है, अच्छी स्थिति है, और उत्तराखंड में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है और विपक्ष में मिली हुई इस भूमिका को बखूबी निभा रहा है, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। जो लोग इस प्रकार का मन बनाए हुए हैं, आपने कहा कि लोगों ने प्रश्न भी पूछे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग तर्कों के आधार पर इस प्रश्न को सपोर्ट करेंगे, कोई तर्क देंगे कि कहां पर उन्हें लगा कि कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई है। ये अलग बात है कि बतेरी बार ऐसा देखा गया है कि आजकल जो प्रचलित मीडिया है, समाचार पत्र हैं, टेलीविज़न चैनल्स हैं, वो पहले की तरह स्वतंत्र नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस के प्रयासों को उस कदर न दिखाकर कहीं ना कहीं दबाने की भी कोशिश होती है कि मत दिखाओ। तो ये हो सकता है कि हम उस बात के शिकार हों, लेकिन विपक्ष की भूमिका के रूप में कांग्रेस पार्टी पर बिल्कुल प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के जो भी नेता आज राज्य में हैं, वो सब विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए अपने इस उत्तराखंड प्रदेश के प्रति अपनी जवाबदारी को निभा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि वर्तमान में कांग्रेस का जो राज्य में स्टेटस है उससे आप संतुष्ट हैं, खुश हैं? देखिए, बेहतरी की गुंजाइश सब में बनी रहती है। आज जो पार्टी ये कहती है कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और भी कोई इंजन होता होगा तो वो भी उन्हीं के पास हैं, वो भी अपनी बेहतरी के लिए और प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास बेहतरी के सब प्रयास समाप्त हो गए और हम ये कहें कि हम जो कह रहे हैं हम उसमें संतुष्ट हैं। जब कोई भी व्यक्ति या संस्थान अपने जो उसका कर्म है उससे वो संतुष्ट हो जाता है,
तो फिर डेवलपमेंट की गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए हम उस बात से ये इनकार नहीं करते हैं कि हमें और बेहतरी की गुंजाइश है, बट उस पॉलिटिक्स बेहतरी की गुंजाइश को पूरा करने के लिए भी हम प्रयासरत हैं। समय समय पर सभी चीज़ें ओपन प्लेटफॉर्म पे तो नहीं लाई जाती, लेकिन समय समय पर जहाँ पर नाकामियाँ मिलती हैं, जहाँ पर कमी लगती है, उसकी समीक्षा पार्टी के अंदर होती है। अगर थोड़ा भी वो बात बाहर आ जाती है तो मीडिया के लोग उसको इस रूप में प्रचारित करते हैं कि भाई वहाँ पर कांग्रेस में तो ये हो गया, वो हो गया, आपस में झगड़ा। जबकि वो ये है कि विचारों की भिन्नता होती है कि भाई हम इसको बेहतर करना चाहते हैं। जब सब लोग अपने तरह से बेहतर करना चाहेंगे तो कहीं कहीं पर विचारों की में भी भिन्नता आएगी, जिसको लोग दूसरे रूप में प्रचारित करते हैं। और वो वही लोग करते हैं प्रचारित जो उस कैटेगरी में है, जो मैंने पहले कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल कर कांग्रेस को कैसे नुकसान हो उस पर ध्यान लगाए रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, बेहतरी की गुंजाइश यहाँ भी है। और मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि हमेशा हर संगठन में, हर व्यक्ति में बेहतरी की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए। वो बेहतर और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, परिष्कृत हो सकता है। गोदियाल जी, जैसे मैं जो नगर निकाय चुनाव है हाँ, उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने बिल्कुल, रखना बिल्कुल, चाहता हूँ। आपको एक भी नगर निगम नहीं मिला। बिल्कुल। नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका चेयरमैन 27 सीट पे ही कांग्रेस जीत पाई, जबकि निर्दलीय 29 सीट्स पे जीते हैं और बीजेपी को 42 पदों पर जीती। तो आपका तो ग्राफ, अगर मैं 2014 में आप लोकसभा हारे, 2017 में आप विधानसभा हारे, 2022 में आप विधानसभा हारे, 2024 में आप लोकसभा हारे, अभी यहाँ भी प्रदर्शन कोई अप टू मार्क नहीं है। तो ये जो इलेक्टोरल अर्थमेटिक है, यहाँ तो आप बहुत पिछड़ रहे हैं लगातार। पहली बात तो ये है कि मैं ये मानता हूँ कि हमें और अच्छा करना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है कि निगमों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, निगमों क्या, पंचायतों में भी और इवन नगर पालिकाओं में भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे अनैतिकता का सहारा लेकर ग्रैब किया इलेक्शन को, उसके बाद ये रिजल्ट हैं। अगर आप अल्मोड़ा नगर निगम की बात करें, अगर आप काशीपुर नगर निगम की बात करें, अगर आप कोटद्वार नगर निगम की बात करें, तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी कोई, ठीक है हम हारे हैं, लेकिन अगर सत्ता पक्ष अगर इन जगहों पर अगर तटस्थ भाव से जैसे होना चाहिए वैसे अगर इलेक्शन होता तो हम जीतते। बहुत थोड़े थोड़े से हम रह गए। पिथौरागढ़ में भी आप जो जीते हैं वो कांग्रेस के ही लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो कांग्रेस से कोई अलग हैं। तो पहाड़ों में मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी है। आपने जो आंकड़े बताए कि 27 या कितने, 29 में निर्दलीय जीते, 29 पे निर्दलीय जीते, 27 पे हम जीते। मेरी तो सूचना ये है कि बीजेपी उससे भी कम पर जीती, निर्दलीय जीते हैं, हमारी सूचना ये है। पर हो सकता है कि आपने वो उनकी पृष्ठभूमि पकड़ी हो तब जाके आंकड़े आए हो कि कौन नहीं। ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ आपको, इन टोटल अगर अभी आप गढ़वाल में आ जाइए, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका में टोटल जो सीट्स थी उसमें 42 बीजेपी को मिली है, ओवरऑल 27 कांग्रेस को मिली हैं, 29 पे निर्दलीय जीते हैं। यानी निर्दलियों का ग्राफ कांग्रेस से ज़्यादा है। देखिए, ये लोकल इलेक्शन है, लोकल बातों पर लोगों को किस पर ज़्यादा विश्वास है उस पर ये इलेक्शन होते हैं। पार्टियों से भिन्न लोकल लोगों का, अभी जैसे किसी को बीजेपी से टिकट नहीं मिला, उसने टिकट मांगा होगा, उसको नहीं मिला, किसी ने कांग्रेस से टिकट मांगा, उसको नहीं मिला, लेकिन लोगों की पसंद था वो, तो वो चुनाव जीत गए। तो फिर ये आपका फेलियर है ना, आप आकलन नहीं कर नहीं, हमारा मतलब सभी, देखिए राजनीतिक पार्टियों के पास नहीं, सही आदमी को अगर आप सही टिकट नहीं दे रहे, इसका मतलब आपके आकलन में 29 जो लोग जीते निर्दलीय, वो सब कांग्रेस के तो नहीं है ना, ऑब्वियसली मैं बीजेपी के भी होंगे। हाँ, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि जो ये छान ले कि हाँ यही जीतेगा। और आपको एक जो मैंने महसूस किया, राजनीति का एक चलन ऐसा भी आ गया कि अगर जिसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो अगर टिकट नहीं देती, अगर टिकट देती तो नहीं जीतता, लेकिन टिकट कट गया तो वो जीत गया सिंपैथी में। तो ये भी तो होता है। ऐसा मैं तो कई उदाहरण है मेरे पास, और मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि भाई अच्छी बात है, वो जीते, राजयोग होगा उनका राजयोग होगा, किस्मत होगी। पर ये सच है कि अगर उनको टिकट मिलता तो वो नहीं जीतते, लेकिन उनका टिकट नहीं मिला, उनको दूसरे को टिकट मिला और वो सफल रहे लोगों को लुभाने में, रोने से हो चाहे धोने से हो, जो भी हो, पर लोगों को इस बात को समझाने में सफल रहे कि मैं इस टिकट का हकदार था और मेरे साथ अन्याय हो गया, और लोग इस बात को समझे और जिता दिया, तो अच्छी बात है। मेरा ये कहना है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है कि जो ये छान ले कि यही सही है। कहीं कहीं पर राजनीतिक पार्टियों से भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर उनकी गलती नहीं होती, वो सही को टिकट देते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग हार जाते हैं। उसको हमें स्वीकार करना है कि भाई, और दूसरा मैंने कहा कि बेहतरी की गुंजाइश हर जगह बनी रहती है। अगर कभी ऐसा कोई मैकेनिज्म आ गया कि जो फूल प्रूफ हो, आदमी को एक
चिप लगाई और टेस्ट किया कि भाई ये जीत सकता है, यही जीत सकता है तो उसको टिकट दे दो, अगर ऐसा होगा तो एक ले आएंगे। आंकड़ा और रखता हूँ, पार्षदों और सभासदों के मामले में भी आप नहीं, बहुत मेरा ये पीछे उत्तर पूरा नहीं हुआ सर। मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल ये ट्रेंड दिखा कि शहरी क्षेत्रों के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस ने बेहतर किया है, ठीक है, और यही हमारी उम्मीद की किरण है। ये इलेक्शन, ये रिजल्ट ये साबित करते हैं कि ये जो लोग जीत कर आए हैं, जितने लोगों ने इस समय कांग्रेस को वोट दिया है, वो प्योर कांग्रेस का कैडर है और वो बीजेपी से बहुत पीछे नहीं है। तो इसलिए 2027 के लिए 2 साल का वक्त है और उस 2 साल के वक्त में हमें क्या करना है, ये रोड मैप इसके आधार पर तय करना हमें पड़ेगा। एक और मैं आंकड़ा रखता हूँ, इससे और क्लैरिटी आएगी। पार्षद और सभासदों के मामले में आप भी बहुत पीछे हैं। 1282 पदों में से कांग्रेस केवल 168 पर जीती, 651 निर्दलीय जीते और 457 पर बीजेपी जीती। आउट ऑफ 1282 आपको केवल 168, जो आप कह रहे हैं ना कि अगर हम निचले स्तर पे भी देखेंगे प्योर कैडर कांग्रेस का, तो यहाँ क्यों नहीं दिख रहा? नहीं, मैंने एक बात कही ना कि जितना लोकलाइज होता जाएगा इलेक्शन, उतना व्यक्तिवाद ऊपर आएगा। लोग व्यक्ति को देखेंगे, पार्टी को नहीं देखेंगे, जितना लोकलाइज होता जाएगा। जैसे कांग्रेस बीजेपी लोकसभा इलेक्शन में बहुत चलता है, लेकिन उसके बाद जब विधानसभा का इलेक्शन, आप ये उम्मीद तो नहीं कर सकते ना इस राज्य में कि बीजेपी कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के अलावा कभी निर्दलीय कोई, फिलहाल इस दौर की राजनीति में कोई निर्दलीय जीत जाएगा, ऐसा तो नहीं दिखता ना अभी फिलहाल। तो उसी तरह उस पर सोच भी नहीं सकता आदमी कि भाई एमपी लेवल पे कोई निर्दलीय जीते, लेकिन विधानसभा के लेवल पे उम्मीद बन जाती है, कोई जीत आता है, 1 2 3 जीत आते हैं निर्दलीय भी। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, नगर पालिका लेवल पे आ जाएं, मेयर लेवल पे आ जाएं तो ज़्यादा उम्मीद बनती है। उसी तरह वार्ड मेंबर पे आ जाएं तो और ज़्यादा उम्मीद बनती है। तो जितना लोकलाइज होता जाएगा इलेक्शन, उतना व्यक्तिवादी होता जाएगा। तो ये उसका परिणाम ये है। एक आदर्श आकलन है या नहीं, आपको सूट करता है? नहीं, इसलिए आप मुझे आकलन बता नहीं रहे हैं। नहीं, ये आदर्श आकलन है। ये बीजेपी के लिए भी यही है और कांग्रेस के लिए भी यही है। भाई जो अजय पार्टी अपने को बोलती है, वो 1150 में से 450 जीते, आप ही बता रहे हो। बिल्कुल, 457। 457 जीते, तो आधे से अधिक वो भी नहीं जीते हैं। जो पार्टी अपने को अजय मान रही है, उसके भी तो ये हाल है। हमारे और हालत ख़राब हैं, लेकिन उनके हालात और हमारे हालातों को देख के जो मुझे महसूस हो रहा है वो ये है कि जितना इलेक्शन नीचे लेवल पे होता जाएगा, उतना वो व्यक्ति के हिसाब से होता जाएगा। अभी ग्राम प्रधान है, अंततोगत्वा जितने भी ग्राम प्रधान चुनाव लड़ते हैं, वो वोट तो देते ही है ना, चाहे वो बीजेपी को दें चाहे कांग्रेस को दें, कोई निर्दलीय को या तीसरे दल को देता होगा, लेकिन अधिकांश तो बीजेपी कांग्रेस में बटा हुआ है। अब कांग्रेस बीजेपी में बटे हुए प्रधान चुनाव लड़ेंगे तो बतेरे जीतेंगे, बतेरे हारेंगे। बतेरे मतलब वो फिर वहाँ बीजेपी और कांग्रेस इतना काउंट नहीं होता, उस व्यक्ति की छवि ज़्यादा काउंट होती है। तो लोकल चुनाव में आप कह रहे हैं जितना लोकलाइज चुनाव होता है वहां पर प्रत्याशी की अपनी छवि अपनी बहुत काम क्षमता, करती है। अपनी क्षमता, अपनी छवि, उसकी अपनी कार्यकुशलता, अपना व्यवहार काम आता है। बट जो वॉर ऑफ वर्ड्स हुआ मयूख पहर और स्टेट प्रेसिडेंट के बीच में, वो तो बहुत ही बड़ा इनडिसिप्लिन था। भावावेश में निश्चित रूप में ये हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों पक्ष इस बात को लेकर बैठें, हमारे पार्टी के हाईकमान के लोग सब लोगों को बिठाएं और इस पर आपस में बातचीत हो। बट आपको लगता है ये गलत ट्रेंड सेट करता है? अगर आप उस पर कठोरतम कार्रवाई नहीं करते तो एक ट्रेंड सेट करता है आगे के नहीं, लिए। देखिए मेरी बात सुनिए, अब वो किस परिस्थिति में हुआ, क्या हुआ, निश्चित रूप में फजीयत हुई हमारी, इसमें इसको स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है, हमारी फजीयत हुई उससे। मतलब आप मानने पिथौरागढ़ में आपकी फजीयत हुई? इस प्रकरण में जो बोलचाल आपस में हुई, उससे अन्य जगहों पर भी फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि पिथौरागढ़ में ही फर्क पड़ता है, और जगहों भी इसका फर्क पड़ता है। मेरा ये मानना रहता है हमेशा कि कांग्रेस के जो जवाबदेह लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, मयूख महर जी भी सीनियर हैं, अध्यक्ष जी तो स्वयं अध्यक्ष हैं ही, हम लोगों को पब्लिक डोमेन में इस तरह के बर्ताव से थोड़ा बचना चाहिए, जिससे कि कुछ लोगों को बोलने के लिए मौका मिले। आप कह रहे हैं मयूख पहर वहाँ के मजबूत लीडर हैं, इसलिए हम उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यह अधिकार केंद्र का है और ये अधिकार हमारे हाई कमान का है। हाई कमान इसमें जो सोचें उसके लिए बैठक बिठाएं। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, आपकी भी तो एक सेंस बनती कि साहब हम कैसे अपनी पार्टी को डिसिप्लिन करें। यानी कल आके उन्होंने कहा साहब मेरा अगर देखिए भट्ट जी, अगर मेरा चलता तो मैं तो यही कहता कि ठीक है, लुंठी जी को टिकट मिले, मयूख जी काम करें उनके लिए, और लुंठी जी उनके पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें,
हुई होगी कोशिश, लेकिन सब कोशिशें परवान नहीं चढ़ती। अगर आप मेरा मन का कहें तो मेरे मन में तो यही था जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन चूंकि क्या है, संगठन चाहे किसी भी पार्टी का हो, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, वो सभी कई लोगों के हाथ में होता है, और अंततः जो निर्णय होता है वो सामूहिक होता है। तो आपके तो विनेबिलिटी फैक्टर नहीं होता? उससे उससे जो निर्णय वो जो निर्णय हुआ उसमें हम भी शामिल हैं, और अगर उसका अपयश मिला है तो उस अपयश में भी हम शामिल हैं। तो विनेबिलिटी आपके यहाँ नहीं, फैक्टर क्यों नहीं रहता? देखा जाता? विनेबिलिटी देखा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं देखा जाता। मैंने कहा ना, नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा केस है जिस पे कि मैं स्वयं एग्री नहीं था कि ये चुनाव निकाल सकते हैं। मेरा ये मानना था कि दूसरे कैंडिडेट चुनाव निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने, जिसके लिए मेरे को मन में था कि ये ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि मैं उनको एक साल से देख रहा था, वो हमेशा जनता के बीच कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मैं देखता था। तो मुझे लगता था कि ये ज़्यादा मजबूत हैं। वहाँ पर जितने भी हमारे लीडर थे, जिलाध्यक्ष से लेके वहाँ शहर के अध्यक्ष से लेके और वहाँ के निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष से लेके, सब एक आदमी के पक्ष में थे। मैंने भी सोचा हाँ यही सही है। जो दूसरे टिकट मांग रहे थे उनको नहीं दिया तो वो गए यहाँ से, रोना धोना उन्होंने शुरू किया, वो चुनाव जीत के आ गए। ये आप ये भी कह सकते हैं कि वो हमारी नाकामी थी, हम जज नहीं कर पाए। लेकिन मैं यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि अगर टिकट मिलता तो बहुत आसान नहीं था। तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट सुधारने की जरूरत है ना आगे के लिए, कि साहब ये सिंपैथी भी एक बड़ा फैक्टर होता है। हाँ होता है, सिंपैथी भी बड़ा फैक्टर होता है, पर ठीक है, हमें फिर भी खुशी है कि अगला जीता। ऐसा नहीं हुआ कि इनकी और उनकी लड़ाई में बीजेपी जीती। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। रामनगर के में आपके पास आपका ऑफिशियल प्रत्याशी नहीं था साहब, वहाँ दो धड़े जो है अपने अपने कैंडिडेट को लड़ा रहे थे और ये ओपन फाइटिंग थी। तो पूरे प्रदेश में क्या मैसेज गया इसका? है पहले भी रामनगर, ठीक 2022 के इलेक्शन के टाइम वो एक बड़ा मैसेज देने वाला 3 बार सीट विधानसभा बदल बन गया। गई। और इस समय भी वहाँ पे ये बात सही है कि यहाँ इस समय भी ऐसा हुआ कि भाई हमें ओपन रखना पड़ा। पर ठीक है, ओपन राजनीतिक पार्टियां बहुत जगह ओपन रखती हैं। अगर ओपन रख दिया तो तब वहाँ किसी के साथ खड़ा होना न होना, फिर वो उसमें थोड़ा लोगों ने किंतु परंतु जरूर किया। बट ये रावत वर्सेस रावत का कोई तो एंड होगा ना, बिकॉज ये तो आपको आगे भी डेंट करेगा। अब ऐसा है भट्ट जी, सब चीज़ के लिए मैं थोड़ी जवाब दे हूँ कि सब नहीं, फैसला मैं ही करूँ। नहीं गोदियाल जी, आपकी अपनी भी तो सेल्स है, आप अपनी सेल्स भी तो रख सकते मैं हैं। अपने सेंस को उस सीमा में, जिस सीमा तक की नुकसान न हो पार्टी को, उसी सीमा तक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे रखूंगा। बाकी जहाँ कहना होता है हम कहते ही हैं। बट वो गलत था, आपको लगता है कि एक ही कैंडिडेट होना चाहिए था? नहीं, एक ही कैंडिडेट होता तो ज़्यादा अच्छा था। सर अगर आप रामनगर, जैसे मुझे थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ है, ये समझ में आ रहा था कि वहाँ पर विनेबिलिटी अजय अकरम की है, ये समझ में आ रहा था। और जो कैंडिडेट दूसरे रावत ने उठाए थे वो सबको पता था कि वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने उनको नीचे ले आए, तो वो बहुत टफ होगा उनके लिए। तो ये तो बिल्कुल कैलकुलेटेड था, समझ में आ रहा था। जब एक सामान्य से हम जैसे विद्यार्थियों के समझ में आ रहा था, आप जैसे जो राजनीति के इतने बड़े जानकार हैं उनको समझ में नहीं आ रहा था। हो सकता है कि आप और हम ही न समझ रहे हो, दोनों ही न समझ रहे हो, तीसरा ही कुछ मामला हो। क्यों आप मान सकते हैं कि आप और हम ही समझ रहे हैं? मैं आपको यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि शायद ऐसा ही मामला है कि जिसको आप भी नहीं समझ रहे हैं, मैं भी नहीं समझ रहा हूँ। और वो मामला ये था कि ये सब करके और जो जीत के आए हैं उनको जिता के लाना है। कुल मिला के भाई आप ये मानिए, आप कह रहे हैं आपके पास इस फाइटिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है। आप ये मानिए, नहीं ये मानिए कि जो जीते हैं उनके बहुत कमिटेड वोट्स थे ना वहाँ पे। बिल्कुल कमिटेड वोट्स थे, बहुत काफी संख्या में, उतनी संख्या में कि जितना जीतने के लिए। मतलब कांग्रेस के 2 ग्रुप काम कर रहे थे ना, एक ग्रुप इनको जिताने का काम कर रहा था, एक छोटा सा ग्रुप उनके साथ लगा हुआ था। हाँ, तो कांग्रेस के 2 ग्रुप थे, बीजेपी के भी कई ग्रुप थे। एग्री। और जो व्यक्ति जीते उनके अपने कमिटेड वोट थे ही, तो क्लियर था कि तभी जीत पाएंगे कि जब ये इनके वोट इकट्ठा रह पाए। तो वही हुआ। तो आप ये न मानिए कि आप और हम जो समझ रहे हैं वही है, उसके अलावा भी कुछ और हो सकता है जो कि यहाँ तक लाने के लिए ये सब क्रिएट किया गया। अब जैसे ऋषिकेश में भी आपको लगता है आपका आकलन गलत लिख गया? वहाँ मास्टर जी जो आपके साथ 35 मैं वही बात कह रहा हूँ और मैंने कही भी ये बात कि अगर वो कांग्रेस के टिकट पे आते तो एक सामान्य बात होती, लेकिन उनका टिकट कटना एक असामान्य बात हो गई। और वो उन्होंने पूरा चुनावी हाईजैक कर लिया पूरे, मतलब मैं कहूँगा नगर निगम, नगर निकाय का। उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा, फिर बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, उन्हें लड़ा, पब्लिक ने तो लड़ा, ठीक है, काबिले तारीफ। तो मैं जो बात को कह रहा हूँ पहले से, उसमें एक उदाहरण ये भी है, ऋषिकेश भी एक उदाहरण है। ऐसा होता है राजनीति में,
हमने तो विधानसभाओं में देखा, लोगों के टिकट कटे, लोग निर्दलीय मतलब सिंपैथी गेन किए, बट आपको लगता है जीत कि के आ गए। मास्टर जी जैसे व्यक्ति जिनको अब इतना यश मिला है वहां पर, वो आपके लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं आने वाले समय के लिए, हाँ, निश्चित रूप में, ऋषिकेश में खासकर? सभी जगह। ऋषिकेश में ही क्यों? देखिए, विधानसभा में ऋषिकेश तो कोई रिजर्व सीट है नहीं, जनरल सीट है। ऋषिकेश हो या कहीं हो, वो पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं निश्चित रूप में, आपको लग रहा है? मुझे लगता है। अब मैं कोटद्वार की बात आता हूँ, वहां भी यही देखने को मिला, जो आपकी देखिए, ऑफिशियल बहुत स्पष्ट- कैंडिडेट थी, बहुत स्पष्ट- वहां पर आपके दूसरे नेता उनके प्रचार में तक नहीं दिख देखिए, रहे थे। मेरी बात सुनिए, हमसे पूछा गया, हमने बहुत क्लियर कहा कि ठीक है, रंजना रावत जी को टिकट मिले, लेकिन नेगी जी उसके वरद हस्त हों, नेगी जी के थ्रू हो, क्योंकि नेगी जी पूरे राज्य में ही, वहीं पर नहीं, सिर्फ कोटद्वार में नहीं, वो पूरे राज्य में ही कांग्रेस पार्टी की एक राजनीतिक शख्सियत हैं और उनका प्रभाव है। तो बस यही कंडीशन थी, दोनों जगह यही कंडीशन थी कि अगर कोटद्वार में रंजना रावत तो थ्रू सुरेंद्र सिंह नेगी, वहाँ पर लुंठी तो थ्रू मयूख महर, ये कंडीशन थी। अगर ये कंडीशन हम अचीव करते तो दोनों जगह मेयर हमारे होते। तो आप कह रहे हैं ये स्टेट प्रेसिडेंट का ये फेलियर नहीं, था? मैं ये नहीं मानता। मैं टिकटों में बंटवारे में स्टेट प्रेसिडेंट का बिल्कुल उन्हें कोई वो नहीं देना चाहता। जो भी निर्णय हुए उसमें हम भी शामिल हैं। सामूहिक निर्णय, पर्सनल ईगो देखिए, पार्टी से बढ़ के टिकट हो तो गई, एक ही आप को ये मिलेगा कह ना। रहे हैं? एग्री? मेरी बात सुनिए, टिकट एक ही को मिलेगा। हाँ। अब एक ही को मिलेगा, उस टिकट को बांटने के लिए बैठते हैं 12, 10 लोग, 12 लोग बैठते हैं। उसके बाद जो निर्णय हो गया, अगर उसके बाद मैं ये कहूँ कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, ये बेईमानी है, फिर अच्छा नहीं है। जब निर्णय हो गया तो मैं उसमें शामिल था। जो दलीलें वहाँ अंदर दी गई, वो सबने अपनी अपनी दलीलें दी, और उस दलील को सुनने के बाद, उस दलील पर मनन करने के बाद निर्णय हुआ है। इसका अर्थ ये है कि मैं भी उसमें शामिल हूँ। ये जैसे सरकारों में कैबिनेट होते हैं ना, कैबिनेट, अब कैबिनेट में जो भी मसले आते हैं उस पर निर्णय होता है। तो निर्णय होता है तो हो सकता है कि कैबिनेट के सब सदस्य उस पर एक मत न हो, वो अपना रिकॉर्ड करा सकते हैं कि भाई मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। लेकिन जब फाइनल हो गया तो बाहर आने के बाद ये नहीं कहते हैं कि भाई मैं इसमें शामिल नहीं था। यही तो गोपनीयता की शपथ होती है कि भाई अंदर क्या हुआ, जब जो बाहर बात आ गई वो सबकी बात थी। तो आप कह रहे हैं आपके पार्टी तो मेरा के ये जो बड़े मानना- लीडर्स हैं उनका पर्सनल ईगो पार्टी के फायदे से ज्यादा है? नहीं, आप अपनी बात को मेरी नहीं, जुबान, मैं पूछ रहा हूँ सर। मेरी जुबान में मत डालिए। ये आप पत्रकार हैं, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं पार्टी का एक जवाबदेह कार्यकर्ता हूँ। इसके साथ ही मैंने ये क्या कहा- आपको नहीं लगता बड़े नेताओं का पर्सनल ईगो आपके पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स को हर्ट कर रहा है उत्तराखंड में, और ये समय समय पर दिख रहा है? अतीत से लेकर अब तक जब कोई हर एक बार ऐसे वाकये सामने आए हैं कि जो बड़े नेता हैं उनकी बातों को भी तवज्जो दी जानी चाहिए। नहीं देते हैं तो राजनीतिक पार्टियों को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। हम भी उठाते हैं, बतेरी जगह दूसरे भी उठाते हैं। बीजेपी सब जीत गई क्या? उनके यहाँ भी ये था। उनके यहाँ भी बहुत से नेताओं के अभी श्रीनगर में क्या हुआ, श्रीनगर का आप उदाहरण ले लीजिए। अगला श्रीनगर पौड़ी मेरी लिस्ट में है। हाँ, तो श्रीनगर का उदाहरण आप ले लीजिए। उनका अहम था कि बिल्कुल नहीं, मैं जो कहूँ वही होगा, हार गए। पौड़ी में क्या था, मैं जो कहूँ वही होगा, तीसरे नंबर पे चले गए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। श्रीनगर में आप कहाँ गच्चा खा गए? नहीं, हम गच्चा नहीं खाए। देखिए, लोकसभा का अभी कुछ 8-9 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। नगर पालिका क्षेत्र में कांग्रेस को बीजेपी से अधिक वोट मिलते हैं। 8 महीने बाद नगर पालिका का चुनाव हुआ। नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वैसे तो पूरे राज्य में ऐसा कर रही है, लेकिन श्रीनगर में ज़्यादा ही कर रही है। ये जो वहाँ मंत्री हैं, इन्होंने तो इतना आतंक मचा रखा है कि जितने भी बड़े लोग हैं, मतलब ठीक ठाक लोग हैं, संसाधन संपन्न लोग हैं, सबको डराने का काम किया है। खबरदार अगर तुम कांग्रेस की तरफ दिखे तो सब तो डरे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में जो वहाँ पर चुनाव, इससे पहले जो नगर पालिका की अध्यक्ष थी, वो निर्विवाद हमारी कैंडिडेट होती, लेकिन लोकसभा के टाइम पे उन्हें पूरा डरा धमका कर, या जैसे भी जो भी कारण रहे हों, जो कारण मुझे पता है वो ये है कि उनका कोई क्रैशर था, बता रहे हैं वहाँ श्रीनगर में क्रैशर, और ये क्या होते हैं खनन का पट्टा, ये था। अब उसमें धन सिंह रावत ने उनको फांस रखा है, और लोकसभा के समय में उनको शायद कुछ ऐसी उम्मीद जगाई होगी कि तुम बीजेपी के लिए काम करो और उसके बाद जो है तुमको हम बीजेपी में शामिल करेंगे। हो सकता, मैं जानता हूँ कि वो जो लड़की वहाँ पर वो थी अध्यक्ष, मैं उसको, उसकी निष्ठा पर मुझे बिल्कुल भी एक इतना भी संदेह नहीं है।
उसके पति का झुकाव इस रूप में ज़रूर रहा होगा कि यार जाके अपना काम ठीक कर लेते हैं, और वो पति की बातों के अलावा उसने कुछ इधर उधर जाना उचित नहीं समझा होगा, तो वो चले गए लोकसभा के टाइम। जब उनके जाने का कोई चर्चा नहीं था, फरवरी के महीने में वो एक बार मेरे पास आए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ, और उसने मुझे कहा कि मैं जो है मैं सुन रही हूँ कि और भी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, क्या होगा। मैंने उनको कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, और बात सिर्फ राजनीतिक रिश्तों की नहीं है, बात तुम मुझे राखी बांधती हो। ये समझ लो कि देर सवेर अगर जनरल सीट हुई तो भी तुम मेयर की दावेदार हो हमारी तरफ से, और महिला हुई तब तो तुम्हारा हक है ही, पर जनरल भी हुई तो भी तुम हो हमारी तरफ से प्रत्याशी। हाँ, ये जरूर है कि जिन लोगों का तुम्हें अंदेशा है कि वो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं, समय रहते हुए उनसे संबंध ठीक कर दो, ये जरूर कहा मैंने। तो हमारी तरफ से तो कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन धन सिंह रावत जो मंत्री है, उसने डरा धमका के उनका जो भी नुकसान, भारी नुकसान किया, मैंने सुना कि बहुत बड़ा नुकसान उनका किया, बंद करा दिया, काम धाम बंद करा दिया। तो वो बेचारे मजबूर हो गए उस तरफ जाने के लिए। अब जाने के लिए मजबूर हो गए, ना तो बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, अब ना कांग्रेस के रहे, क्या करें। वो कांग्रेस में वापस आ सकते थे, लेकिन मेरे लिए भी धर्म संकट है कि भाई तुम लोकसभा में चले गए, मैं तो मेरा तो छोड़ दो, मेरा नुकसान मैं भूल जाऊं कि भाई मेरा नुकसान हुआ, लेकिन पार्टी का जो नुकसान हुआ, अगर लोकसभा में चले गए और वापस आने के बाद मैं आपको टिकट दे दूं, जैसे कि ये बातें हुई, एक गलत परिपाटी सेट हो गई हाँ, आपके। तो बाकी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो क्या कहेंगे, तुमने तो ये तो आया राम गया राम, कल चले जाओ आज आ जाओ, फिर उसी को टिकट दे दो। तो एक मैसेज आप देना चाह रहे हैं, आया राम गया राम को कोई एंटरटेन नहीं नहीं, किया तो जाएगा? मैंने उनसे ये कहा, मैंने बात की पूनम से, मैंने बात की, मैंने कहा पूनम ऐसा है कि तुम इस समय कांग्रेस के लिए काम करो, टिकट की बात नहीं होगी, उसने बोला भी नहीं खैर, पर उसके मन में था चुनाव लड़ना, उसके मन में था कि मैं चुनाव लड़ूं। मैंने कहा तुम कांग्रेस के लिए काम करो और आगे फिर देखेंगे। लेकिन क्या वो धन सिंह रावत फिर वो उसकी धन सिंह रावत की नज़र में आ जाते, तो इसलिए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ना उचित समझा। तो कांग्रेस के वोटों का हो गया डिवाइडेशन। दूसरा, संसाधन बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे श्रीनगर में। धन सिंह रावत की पार्टी, जहां धन सिंह रावत एमएलए हो, करोड़ों रुपए का कुछ कोई मतलब किसी एक बात पे कोई करोड़ रुपए दे दे, ऐसे लोगों के सामने हमें चुनाव लड़ना था, तो हमारे पास संसाधनों की भारी कमी थी। हमने तो विशुद्ध रूप से, मीना रावत ने, मैं यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूँ, कभी मीना रावत अगर आपको मिलेंगे उनसे भी पूछ लीजिए, जो लोगों ने इकट्ठा किया उस पर हमने चुनाव लड़ा, सिर्फ और सिर्फ इकट्ठा किए हुए, उसमें से थोड़ा कंट्रीब्यूशन उनका भी होगा। आप कह रहे हैं क्योंकि आप हारे, आपके पास साधन नहीं। साधन नहीं, पार्टी के वोटों का डिवाइडेशन हुआ। अब आप बीजेपी की तरफ आ जाओ, मैं यकीन से इस बात को कह सकता हूँ कि श्रीनगर में भी हमने भविष्य के लिए गेन किया है, हमने श्रीनगर में भी लूज़ नहीं किया है। इस परिस्थिति में हमने श्रीनगर में भी गेन किया। अब क्यों किया गेन, वो उस पर आपको बताता हूँ। श्रीनगर में नगर पालिका में जो भाजपा के प्रत्याशी बने, वो इससे पहले 2 या 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार हार चुके हैं और 1 बार वो जीते हैं। जब हारे हैं तब भी उनके पास 3,500 वोट के 3,500 पौने 4,000 वोट उनको मिलते रहे हैं। वो तो अभी नगर निगम क्षेत्र में, पहले पालिका थी अब निगम बन गया, तो दायरा बहुत बढ़ गया। कलियासौड़ से लेके धारी तक वो तमाम गांव, सुईत हो गया, गहड़ हो गया, ये तमाम गांव इधर आ गए, और इस तरफ पौड़ी विधानसभा का भी कुछ हिस्सा नगर निगम में इन्होंने ले लिया। मतलब पौड़ी विधानसभा का भी, 2 विधानसभाओं का क्षेत्र है उसमें, उस नगर निगम में, और वो लेने के बाद दायरा बढ़ा। तो ये जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, इनके 3,500 पौने 4,000 वोट तो अपने थे, और जो एरिया बढ़ गया उसमें भी कुछ उनके अपने रहे होंगे, तो 4,000 वोट तो उनके अपने थे। तो बीजेपी के वोट गए कहाँ फिर? बीजेपी को तो एक तरफा जीत जाना चाहिए था। हुआ ये कि सच में ये है कि जो वहाँ जीते हैं आरती भंडारी, मैं उनको इस रूप में दाद देना चाहूँगा कि धन सिंह रावत के खिलाफ जो लोगों में आक्रोश था, वो उसको कैश करने में सफल रहे, जो आप नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो यही तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट एक पार्टी को करना होता है। ठीक है, नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाए। कुछ लोग चुनावी जीतने के लिए पद में बने रहते हैं। पिछले बार पार्टी को सोचना पड़ेगा ये, निश्चित रूप में हम भी पार्टी के अंदर कहेंगे इस बात को कि भाई क्या है ये। मैं तो अपना उदाहरण देता हूँ सब जगह। मैं 6 महीना अध्यक्ष रहा और उसके बाद हार हुई तो हम
हटे, लेकिन हम उतने ही मनोयोग से काम कर रहे हैं जितने मनोयोग से हम पद पे बैठे हुए करते थे। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं, अगर मैं बेनिफिशियरी नहीं बनूंगा तो फिर मैं क्यों काम करूं, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे लोग पार्टी में रहेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। वहाँ पे 213 वोट से हारे, खुलेआम लोगों ने पार्टी के पदों पे रहते हुए दूसरे के लिए काम किया है इस तरह, पर 213 वोट से हम हारे हैं। और फजीयत तो बीजेपी की भी, जमानत नहीं बची है बीजेपी की, तो बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जो सेंट्रल लीडरशिप है, जैसे बीजेपी का मैं देखता हूं, फला नेता आ रहा है, फला संगठन की मीटिंग है, फला पन्ना प्रमुख की मीटिंग है, फला मंडल अध्यक्ष की मीटिंग है। भाई आपके यहाँ वो रुझान नहीं दिखता सेंट्रल लीडरशिप का, तो वो उत्तराखंड को किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं इसमें सेंट्रल लीडरशिप को दोषी नहीं मानता। हमको थोड़ी कहा जाता है कि तुम मीटिंग मत रखो, तुम ये मत करो, मत करो। वो हमारी कमी है, मेरी कमी है। मैं भी अध्यक्ष रहा, हम नहीं कर पाए इसको। किसी पे दोष देना, उंगली उठाना ठीक नहीं है। ये सेंट्रल लीडरशिप का काम नहीं है। सेंट्रल लीडरशिप ने स्टेट में हमारे संविधान के अनुरूप स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है कि भाई हमारे ये पद पे ये है, इस पद पे ये है, इस पद पे ये है, इस पद पे। तो पदों में बैठे हुए लोग किसी न किसी रूप में, हम सब की जवाबदारी है कि वो अपने अपने इलाकों में जहाँ उनका प्रभाव हो वहाँ पर ये सब चीज़ें चाक चौबंद करें। इसके लिए पार्टी ने थोड़ी रोक रखा है, करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। ये ज़रूर है कि आजकल के भौतिक युग में हमारे पास उतने संसाधन नहीं है जितने संसाधन बीजेपी को के पास हैं लोगों को लुभाने के लिए। अभी कोई पन्ना प्रमुख कांग्रेस का या बीजेपी का बनना चाह रहा है, तो जो लोग नैतिकता वाले होते हैं, जो विचारधारा पे जुड़े होते हैं, विचारधारा वाले लोग अपने अपने विचारधारा की पार्टी के पन्ना प्रमुख बनना चाहेंगे। लेकिन वो लोग कि जो चकड़ैत हैं, फायदे के लिए बनना चाहते हैं, तो वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा जाएंगे ना, क्योंकि भाई पन्ना प्रमुख तो बीजेपी का बन के फायदा होगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कांग्रेस के पास क्या है देने के लिए? तो इसलिए दिखता ये है, आम रूप में दिखता ये है कि बीजेपी ज़्यादा कर रही है संगठन का काम, ये दिखता है, क्योंकि वहाँ गुड़ है, इसलिए भिनभिनाहट ज़्यादा है। 2027 में आपको क्या नज़र आ रहा है? मतलब अभी इसके बाद पंचायत के चुनाव होंगे, उसके बाद 2027 का चुनाव होगा। क्या आप सारे लोग को एकजुट कर पाएंगे? बिकॉज कांग्रेस के बारे में क्या जाता है, कांग्रेस की फाइट पहले कांग्रेसी से ही होती है, उसको बड़ा नुकसान होता है। तो 2027 में आप लोग क्या मान के चल रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, आपने मेरे से प्रश्न किया कि मैं कर पाऊंगा क्या। मैं कुछ नहीं होता, लेकिन हम कर पाएंगे निश्चित रूप में। मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप में हम कर पाएंगे, और तब कर पाएंगे, मैं मेरी ओर से ये शुरुआत करूंगा कि मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं की तिलांजलि दे दूं। अगर पार्टी को ये लगता है कि गणेश गोदियाल से बेहतर श्रीनगर विधानसभा में कोई और है, तो उसे टिकट मिलना चाहिए, और मैं उसका पूरा सपोर्ट करूं उसको जिताने के लिए। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि पार्टी जीते, हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैं जीतूं। अगर ये बात हुई तो निश्चित रूप में हम सत्ता में आएंगे, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और ऐसा होगा। हमारी सभी नेताओं से बात होती है, सभी चीज़ों को ओपन रखना उचित भी नहीं होता है, लेकिन सभी लोगों की ये भावना है कि भाई हमारा जो हो सो हो, लेकिन एक बार पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है और इसको शिकस्त देनी है। और ये नहीं अगर हो पाया तो आगे की जो लोकतांत्रिक संभावनाएं बची हैं, लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने की जो संभावनाएं बची हैं, उनको गहरा आघात लगेगा। इसलिए इस बात को रोकना है कि किसी तरह भी इस समय बीजेपी को हराना है। ये सब की राय है। बहुत सारे जो सवाल हमारे पास आए, उन्होंने ये पूछा कि गोदियाल जी अपनी भूमिका को किस तरह से देखते हैं आने वाले दिनों में? मेरी भूमिका अलग जगाने की है। मैं पद पे रहूं या ना रहूं, मैं पद पे रहूंगा तो भी वही काम करूंगा, अलग जगाऊंगा, और मैं पद पे नहीं रहूंगा तो भी अलग जगाऊंगा। मेरी भूमिका अलग जगाने की है। मेरी भूमिका लोगों को इस रूप में सचेत करने की है कि खबरदार, भ्रष्टाचार एक सरकार करती है तो अगली सरकार के लिए कहीं परंपरा न बन जाए इस राज्य में, इससे सचेत रहिए। लोग ये सोचते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर मंत्री ने भ्रष्टाचार कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन गणेश गोदियाल का काम ये अलग जगाना है कि फ़र्क कैसे पड़ता है, ये उसको समझाया जाए, उस व्यक्ति को समझाया जाए कि फ़र्क कैसे पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करके पैसे जमा करता है और कल इलेक्शन में उस पैसे को खर्च करता है, तो वो लोगों के स्वाभाविक जनादेश को बदलने का काम करता है। और जब स्वाभाविक जनादेश इस प्रकार से
अपने भौतिक संसाधनों से खर्च करके कमाया जा सके, उसको अर्न किया जा सके उस जनादेश को, तो जनता के हित में काम कौन करेगा कल से? क्या हो रहा है आज? यही हो रहा है। इस प्रदेश में लोगों ने 2022 में जो सरकार चुनी, लहरों में बन के चुन दी। कुछ लोगों ने धर्म के जो धार्मिक रूप में दूसरे को विधर्मी बताया गया, दूसरी पार्टी को विधर्मी बताकर अपना उल्लू सीधा कर लिया और कुछ संसाधनों के आधार पर चुनाव जीते। बट आपको उसको तोड़ ढूंढना चाहिए था तो ना, मैं वही खासकर तो कह रहा मुस्लिम हूँ। यूनिवर्सिटी मैं की वही आप तो बात कर रहे हैं। मैं तो वही तो कह रहा हूँ। तो ये तो आपको पता है कि जो आपकी अपोजिशन पार्टी है वो इस तरह का नैरेटिव सेट करेगी, तो उस नैरेटिव को आप कैसे तोड़ेंगे? तो आपकी जिम्मेदारी मैं है। वही कह रहा हूँ कि मैं वही अलग जगाऊंगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसा तो जय हनुमान का नैरेटिव कर्नाटका में भी सेट करने की कोशिश की, वहां सेट नहीं हो पाया, हाँ, यहाँ सेट हो गया। तो वो तो आपको भी अलर्ट रहना पड़ेगा ना। हाँ। क्योंकि बीजेपी इस तरह के नैरेटिव सेट करने की मास्टरमाइंड हो चुकी ऐसा है। मेरी बात सुनिए, आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहूँगा, जो धर्म का मुद्दा है, धर्म, कोई ये बता सकता है कि कौन धार्मिक है और कौन धार्मिक नहीं है? वो मेरी इस बात निजी को- आस्था का विषय है। आस्था का विषय है भाई। मैं जिस धर्म में विश्वास करता हूँ, उस धर्म के बारे में किसी को कोई आपत्ति थोड़ी होगी, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति में होते हुए मैं जनता के लिए क्या कर सकता हूँ, ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। पब्लिक के लिए मैं सुबह उठ के नहाता हूँ, पूजा करता हूँ, वो मेरा निजी वो है, जीवन शैली है। इससे इसको दिखा के, अब तो ऐसा भी हो गया भट्ट जी, आपने कई बार देखा होगा, आजकल लोग सोशल मीडिया में भगवान की पूजा करते हुए फोटो डालते हैं, तो हाथ उधर को जोड़, हाथ नज़र उधर कैमरे पे रखते हैं। कई फोटो देखे होंगे आपने। कहाँ आ गए हम? ये नितांत भगवान और मेरे बीच का विषय है, लेकिन दिखावा ज़्यादा हो गया है, तो ये अलग हम जगाते रहेंगे। अब भू कानून पे आते हैं, आपने कहा इश्यूज पे बात करते हैं, ये मेरा सेकंड इशू। नहीं, पहले धर्म के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। धर्म का ये है, हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। वो तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली दूसरी बात है, सच्चाई मेरे मन में जो है वो ये है कि जिनको हम धर्म कहते हैं ना, ये धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की पद्धतियाँ हैं। कोई किसी पोशाक में सहज पाता है अपने को, कोई किसी पोशाक में सहज पाता है, कोई तिलक लगा के अपने को धन्य महसूस करते हैं, कोई और चीज़ करते होंगे दूसरे धर्म वाले कुछ और, कोई टोपी किसी सीधी तरह पहनते हैं, कोई गोल पहनते हैं। ये जीवन जीने के तरीके हैं। और लेकिन इनके अलावा मेरी दृष्टि में धर्म वो है जो परमेश्वर तक प्राप्त होने का जो मार्ग है, उसको मैं धर्म मानता हूँ। जो तथाकथित रूप में जो लोग कहते हैं ना मोक्ष, वो जीवन मरण के इस क्रम से निवृत्ति हो जाए आदमी, उसको पाने का जो मार्ग है, वो एकमात्र वो धर्म है, वो है मानवता। तो मैं उसमें ज़्यादा विश्वास करता हूँ। आप मेरा भगवान में की ओर ज़्यादा नहीं चलेंगे, कहीं ऐसा ना हो राजनीति छोड़ के आप संन्यास धारण कर लें। मेरा भगवान में अटूट विश्वास है, लेकिन मुझे मालूम है कि भगवान ने ये दिखाया है मुझे कि ये रास्ता है। मैं नहीं मानता हूँ कि, देखिए भट्ट जी, मैं तो निजी जीवन में, हमारे गांव में पशु बलि का बड़ा वो है, प्रचलन है ना। मैं आपको ज़िंदगी के सबसे बड़े, जो मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा कठिन दौर था, बड़ा कठिन दौर, मैंने उस कठिन दौर में भी परमेश्वर को इस रूप में नहीं याद किया कि मेरे इस चीज़ को ठीक कर दे तू और मैं तुझे बलि चढ़ाऊँगा। मुझे कहा लोगों ने, हमारे गांव घर के लोग कहते हैं कि भाई तू उचिया दे, मतलब मन्नत मान ले कि बकरा चढ़ाऊँगा, ये चढ़ाऊँ। मैंने कहा नहीं, मैं अपने एक को बचाने के लिए किसी की जान के लिए कहूँ कि इसकी जान दे दूँगा, ये धर्म नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं ये मानता हूँ कि मेरी आस्था है उसमें, लेकिन मैं अपने को बचाने के लिए दूसरे को मारूं, ये ठीक नहीं है। और हम ठीक हुए, मैं उस चीज़ से उभरा। तो मैं ये मानता हूं कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और बाकी सबको जीवन जीने की अपनी अपनी छूट है। मुझे बहुत खुशी होती है इन शब्दों को, इस श्लोक को गुनगुनाने में कि जो भगवान विष्णु की आराधना है उसको गुनगुनाने में मुझे सुकून मिलता है। तो मुझे क्या किसी को दिखाने की ज़रूरत है क्या? विशुद्ध रूप से मेरा राजनीतिक चरित्र सनातन के बहुत करीब है, जो ये है कि इयम निज परावेति गणनाम लघु चेतसाम विशाल हृदया नाम वसुधैव कुटुम्बकम। मेरा ये कथन मेरे राजनीतिक चरित्र के बहुत करीब है और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो ध्येय है वो इस बात के बहुत करीब है। जो श्लोक मैंने कहा उसके आशय से कांग्रेस पार्टी का नज़दीक का रिश्ता है, इसलिए मैं अपने मार्ग पर आगे बढ़ता हूँ। तो आपके नेशनल प्रेसिडेंट ने अभी एक भाषण दिया, उसमें कहा
कि तुम्हारे ये गंगा में डुबकी लगाने से, ये कुंभ में डुबकी लगाने से तुम्हारा क्या पेट से भूख मिट जाएगी क्या, ये वो, तो उसको, उस स्लोगन को बहुत एंटी लिया गया। देखिए उनका जो आशय था वो ये था, मोदी सरकार सब चीज़ों की दवा डुबकी लगाने को मान रही है। बात इस पे आई कि आज देश में बेरोजगारी का क्या आलम है, देश में भ्रष्टाचार का क्या आलम है, देश में तमाम हमारे अभी 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 आपको पता है कि 1 लाख के करीब लोग अमेरिका से बैरंग वापस भारत भेज रहे हैं। इन समस्याओं के लिए सरकार क्या कर रही है, ये उनका प्रश्न था सरकार से। और तब उन्होंने कहा कि क्या डुबकी लगाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है कि बस डुबकी लगाओ 40 करोड़ 50 करोड़ लोग आने वाले हैं, ये उनका आशय था। अब ठीक है, मीडिया नहीं, लेकिन डुबकी लगाना गलत क्या है? नहीं, कोई हमारे गलत धर्म नहीं में है। अभी आपने उन्होंने जिस ये नहीं कहा, सनातन धर्म की उन्होंने बात गलत कहा ही नहीं भाई, उन्होंने गलत कहा नहीं कि भाई ये गलत है। उन्होंने ये कहा कि इससे ये समस्याओं का क्या संबंध है, ये समस्याओं पर सरकार जवाब क्यों नहीं देती है। लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है, इसका मतलब ही ये है कि उसका मैसेज एक्सप्लेनेशन मुझे तब देना पड़ रहा है जब आप लोग इसको उकेरते हैं कि उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया। अगर आप ही इस बात को खुद कह देते कि उन्होंने इसलिए ऐसा कहा कि सरकार सही बातों पर जवाब नहीं दे रही है, जो सही प्रश्न है उन पर जवाब नहीं दे रही है, तब उन्होंने कहा कि क्या नहाने से सब कुछ होगा। अगर आप ये कह देते तो मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, पर चूंकि आप ये ज़्यादा उकेर रहे हैं, मतलब मीडिया, इसलिए हमें ये बोलना पड़ रहा है। सरकार का कहना है कि साहब बजट सत्र में हम एक मजबूत भू कानून लेके आएंगे, तो आपकी पार्टी बैठकर इस पे विचार कर रही है कि हमारे क्या सुझाव होंगे या आपके क्या सुझाव हैं, कैसे एक मजबूत भू कानून उत्तराखंड को मिल सकता है? देखिए, हमें तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार ने कांग्रेस पार्टी को इस बारे में कोई पूछा हो कि भाई इस पर, क्योंकि अगर पूछा होता, आधिकारिक रूप से पूछा होता, तो पार्टी के अंदर इस बारे में एक डिस्कशन हुआ होता कि भाई इसमें हमें क्या क्या अपने ओपिनियन दे। कांग्रेस पार्टी में इसको लेकर भी डिस्कशन नहीं हुआ? नहीं, सरकार से कोई ऑफर ऐसा नहीं आया कि आप अपने विचार बताइए। Okay. हमारे तो अपने अंदर डिस्कस होता ही है, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा नहीं आया कि हम सरकार को कोई मसौदा दे सकें, कोई ऐसा सरकार की तरफ से। बट ये तो इतना ज्वलंत मुद्दा लेकिन है, एज ए अपोजिशन पार्टी मत आए उनका पैगाम आपके लिए कि आपके पास कुछ है तो हमें ऑफर करिए। आप खुद जाके बताइए साहब हम ये चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं, ये पॉइंट्स हमारे लिए मैं देखिए वो तो जब करें तब करें, मैं आपको अभी बोल देता हूँ कि हम क्या चाहते हैं। हम ये मतलब ओवरऑल हम ये चाहते हैं कि इस प्रदेश के, मैं ये मानता हूँ कि इस प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है रोजगार की समस्या, और रोजगार की समस्या को भी हम इस भू कानून के माध्यम से हल कर सकते हैं। हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन ये है कि हम उत्तराखंडी हैं। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि हमें इस संपत्ति को, उत्तराखंडियत का जो हमें, ये जो हमारे पास ये संपत्ति है, उत्तराखंडियत की संपत्ति है, हमें इसको ब्रॉड वे में लोगों को इसमें शेयर होल्डर बनाना से बचना चाहिए, जो मैं मानता हूँ। इस पे हम अपना वर्तमान में भी जो हमारी जनरेशन है ये, और आगे आने वाली जो जनरेशन्स होंगी, वो उनका फ्यूचर सेव कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो भू कानून, एक मजबूत भू कानून इस रूप में बनना चाहिए कि पहले तो सरकारों को ये करना चाहिए कि जब से ये राज्य बना तब से किन किन लोगों ने बड़ी होल्डिंग्स यहाँ पर ज़मीनों के अपने कब्जे कर लिए हैं, सरकार को ये पता करना चाहिए। उन्होंने ये होल्डिंग्स अपने नाम, अपने लोगों के नाम जो की हैं, वो किन किन कानूनों को आधार बना के की हैं। कानूनी तौर पे उन कानूनों को निरस्त करने के लिए क्या हो सकता है, अगर सरकार इस उत्तराखंड का भला करना चाहती है तो। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मेरी जानकारी में तमाम ऐसे वाक़ये हैं जिनमें सत्ताधारी दल के लोगों ने ही बाहर के ऐसे बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर फैसिलिटेट किया है। आप उन्हें एक्सपोज करिए ना। हाँ करेंगे, समय आते करेंगे। नहीं, लेकिन अब ऐसा उसको कानूनी जामा पहना दिया गया, तो हम यही तो कह रहे हैं कि सरकार की मंशा पहले पता करें कि क्या सरकार ऐसे कानूनों को खारिज करेगी और इस रूप में करेगी कि ये तब से लागू होगा। ये सरकार की मंशा हमें पहले परखनी है। सरकार की मंशा, कोई भी कानून रेट्रोस्पेक्टिव तो लागू हो ही नहीं सकता। सरकार की मंशा परखने का मौका पटल पे आएगा जब सरकार इस भू कानून को लाएगी कि उसमें क्या लिखा है। अभी तो धामी जी ने केदारनाथ इलेक्शन के टाइम एक दिन 4 ऑफिसरों को हेलीकॉप्टर से भेज के, 1 या 2 दिन हेलीकॉप्टरों से भेज के गैरसैंण भेजा कि भाई वहाँ बैठकर भू कानून, सब अगर देहरादून हो रहा है तो हेलीकॉप्टर का खर्चा करके गैरसैंण भेजना जरूरी था कि ये भू कानून की मीटिंग गैरसैंण करो। पर वो एक मैसेज देना था केदारनाथ के इलेक्शन में कि हम मजबूत भू कानून बना रहे हैं। और धामी जी की परीक्षा है ये
कि वो कैसा मजबूत भू कानून लाते हैं। ऐसे ही मजबूत भू कानून लाएंगे जैसे शराब का कारोबार कर रहे हैं, जैसे उत्तराखंड में खनन का काम एक हैदराबाद की कंपनी को दे दिया है, ऐसे ही भू कानून आएगा, निश्चित रूप में ऐसे ही आएगा। ऐसी शराब के जैसे काम में एक दुकान के पीछे दो दुकान। मुझे हंसी आई, दिल्ली में मुख्यमंत्री की इस बात ने सुर्खियां बटोरी, समाचार पत्रों में जगह पाई कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली में गली गली शराब के ठेके खोल दिए। अरे भाई, तुम उत्तराखंड के पहाड़ों में गांव गांव शराब के ठेके खोल रहे हो और तुम वहाँ जाके दिल्ली में ये बोल रहे हो, तो ऐसे ही होगा भू कानून का भी। सवाल यह है कि कुछ तो शर्म हो सत्ता में बैठे हुए लोगों को कि बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। करनी और कथनी में कितना फर्क है, कुछ तो शर्म हो। नहीं तो आपके हिसाब से वो ऐसे प्रावधान जो इस प्रदेश को एक मजबूत भू कानून दिला सकते हैं, बिकॉज आप इतना लंबा मैं ये कह रहा हूँ कि स्पष्ट है कि सरकार ये कहे कि उत्तराखंड में जिस दिन से उत्तराखंड राज्य बना उसके बाद से ये यहाँ की एग्रीकल्चर ज़मीनों को लेने का अधिकार उत्तराखंड के उन्हीं लोगों का होगा। अब जिन्होंने ले ली हैं वो जितना ले ली हैं उतने तक रहे। कानून के मुताबिक वो भी नहीं उतने तक उस दौरान के अभी उन लोगों को भी ये छूट दी गई है कि वो और भी ले लें। उनको जो मूल यहाँ के नागरिक हैं उनके समान अधिकार दे दिए गए हैं। अभी तो यूसीसी में मैंने ये सुना कि 1 साल का जो आदमी यहाँ रहेगा वो भी स्थायी निवासी माना जाएगा। ये क्या है? इसको क्लैरिटी करनी चाहिए। हम चाह रहे थे कि इस पे क्लैरिटी आए कि भाई ये क्या है करके। देखिए, ये यूसीसी का जो है ये भी सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है, सिर्फ और सिर्फ जुमला है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो 2 चीज़ मैंने सुनी जब मैंने पूछा कि भाई इसके फ़ायदे क्या हैं, तो 2 ही बात पता चली कि एक तो लिव एंड रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं, अभी ये भी मैंने ये 2-4 साल से सुना, ये जो लिव एंड रिलेशन वाला 2 साल 3 साल 4 साल से सुना मैंने कि ये भी कोई चीज़ है। तो बता रहे हैं कि ये भी अब वैलिड होगा और सरकार इसके लिए पैसे लेगी। तो ये तो अब ये हो गया कि सरकार मतलब पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अफसोस की बात है कि मतलब इसमें भी सरकार चार्ज लेगी कुछ और उनको सर्टिफिकेट दे दी कि हाँ तुम रहो, तुम साथ में रहो। 1 साल से जो रहेगा, मैंने सुना वो आप कह रहे हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन करने की अनिवार्यता बनाई गई है, अनिवार्यता अगर नहीं उसके लिए बनाएंगे फीस तो तय की गई है। उसके लिए फीस तय की गई है तो उसमें भी पैसे लेंगे। अब नहीं, शादी के लिए भी, माना कोई अरेंज मैरिज कर रहा है उसके लिए भी अनिवार्य किया गया है कि वो भी रजिस्ट्रेशन कराएगा और फीस देगा। तो मतलब गाँव में बेचारा आदमी अब सरकार को शादी के लिए भी टैक्स देगा। बड़ी मुश्किल से, पहले तो लड़कियां मतलब आजकल शादी की गांव में इतना मुश्किल हो गया है कि एक दिन मैंने एक थोड़ा मजाकिया अंदाज में मैं एक गांव गया, केदारनाथ इलेक्शन के समय की बात है, एक गांव में गया मैं, तो वहाँ किसी वक्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति आ गई है बेरोजगारी की कि भाई लड़के 35 साल 40 साल के हो गए, लड़कियाँ ही नहीं मिल रही हैं, शादी नहीं हो पा रही हैं क्योंकि भाई रोज़गार पे नहीं है। मैंने इस दर्द को मैं महसूस करता हूँ, खुद हमारे गाँव का भी वही हाल है। हमारे इलाकों में एक गांव में 100 ऐसे लड़के हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। तो मैंने कहा लोगों से कि भाई ये जो है निश्चित रूप में इसका भी हल निकालना पड़ेगा सरकारों को। सरकार किस लिए होती है? कोई बात अगर विकराल हो गई है, समस्या बन गई है तो उसका हल निकाले ना। ये बड़ी राज्य की समस्या हो गई। हाँ, तो राज्य की बड़ी समस्या है। तो मैंने एक श्लोक बना दिया, मतलब एक नारा बना दिया कि अब की बारी कांग्रेस लाएगी बारी। तो मतलब आप कह रहे 2027 में आपके तो मेरा ये कहना है कि यूसीसी में उसको भी पैसा देना पड़ेगा। जो बेचारा बड़ी मुश्किल से बुआरी लाएगा, पहले सरकार को टैक्स देना पड़ेगा तब बुआरी ला भाई। ऐसी सरकार है, घर घर एक दुकान के पीछे 2 दुकान। बात है, यूसीसी का डिस्कशन तो विधानसभा में हुआ ना, बट आपके किसी लीडर ने इन पॉइंट्स पे बात नहीं की। किन पॉइंट पे जो आप कर रहे हैं? नहीं, देखिए सरकार मौका कहाँ ये यूसीसी का डिस्कस कितने दिन विधानसभा? अरे सर, आपके लीडर्स तो बोल ही रहे थे, मैं सुन रहा था विधानसभा। और ये ऐसी चीज, देखिए मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं एक कल अगर हमारी सरकार आई ना, कल अगर हमारी सरकार आई ना तो मेरा जुबान पकड़ देना, हम ये तय करेंगे, हम ये निश्चित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे इस बात को कि विपक्ष जितने भी मुद्दों को लाता है उनमें बिना व्यवधान के डिस्कस हो। हम इसको सुनिश्चित करेंगे। ये तो विपक्ष लाता है, सुनिए, विपक्ष को भी तो इतना धारदार होना चाहिए। नहीं है, विपक्ष धारदार नहीं, विपक्ष धारदार है। ये करते क्या, मैं बता रहा हूँ आपको। ये करते ये हैं कि भाई विपक्ष वाला कुछ बोलेगा तो घपला करना। अब घपला करना विपक्ष मजबूर हो जाता है बहिर्गमन करने पे। हम ये सुनिश्चित करेंगे, ये मैंने महसूस किया है, ये जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है ये सरकार कि अरे साहब विपक्ष ने घपला कर दिया। अरे भाई चलाओ, विपक्ष एक बात उठा रहा है ना, माना उदाहरण के लिए विपक्ष कानून व्यवस्था की बात उठा रहा है कि भाई कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है,
लाइए ना, उस पे बहस करिए ना, क्या दिक्कत है? होने दीजिए, बहस होने दीजिए। अगर विपक्ष बोल रहा है, अगर विपक्ष के दावे खोखले होंगे तो जनता देखेगी ना अपने आप। क्यों उनको, मतलब मैंने पहली बार देखा कि सत्ता पक्ष व्यवधान कर रहा है और विपक्ष को बोल रहा है कि ये व्यवधान कर रहे हैं। क्या क्या मजाक बना के रखा है। ये संसदीय परंपराओं का मजाक है। अभी मैंने सुना कि पहले तो कहा कि भाई वहाँ जाएंगे, गैरसैंण जाएंगे, मतलब ये अभी बजट सत्र के लिए गैरसैंण। अब मैं सुन रहा हूँ कि विधानसभा अध्यक्ष जी ने मना कर दिया कि गैरसैंण नहीं जाएंगे। क्या है ये? क्या मजाक है? इस राज्य को बनाने के पीछे जो कल्पना थी, पहाड़ी राज्य की कल्पना थी ना, कि एक पहाड़ी राज्य बन रहा है, वहाँ करिए ना 1 महीने का सेशन, गैरसैंण में 1 महीने का सेशन करिए ना। चिट्ठियां नहीं पड़ी जिसमें विधायकों ने कहा हमें बहुत ठंड लगती है? तो गलत है ना भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनको ठंड लगेगी वो आगे से नए अभ्यर्थी बनेंगे। जिनको ठंड नहीं लगेगी, जो इस विकट भौगोलिक परिस्थिति के राज्य में जो जिनकी शारीरिक क्षमता उस अनुरूप होगी, वो लोग रहेंगे। करिए ना 1 महीना। ये तो टेस्ट है, जैसे किसी परीक्षा में पास होने के लिए कोई टेस्ट होता है ना, या फिजिकल होता है, तो ये विधायकों का टेस्ट ही हो जाए कि भाई आगे कौन रह पाएगा कौन नहीं। पर सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री को ही ठंड लग रही है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन, जब विधानसभा अध्यक्ष को ही ठंड लग जा रही हो, तो फिर क्या करें? तो लीडर ऑफ अपोजिशन एक चिट्ठी अभी से पब्लिकली जारी कर दें कि साहब हम वहाँ पर 1 महीना सेशन चलाना चाहते हैं। मैंने ये सवाल विधानसभा अध्यक्ष से भी पूछा, तो उन्होंने कहा साहब बिजनेस कहाँ है? बिजनेस तो 2 दिन का भी नहीं रहता, तो फिर सेशन किस लिए चलाएं? क्यों जनता के पैसे बर्बाद करने? बिजनेस ही नहीं है। नहीं, अगर आपने उनसे पूछा और उन्होंने ये कहा हो, तो यही बोला, आप उसको अलग से दिखाइएगा। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि हमारी सरकार जब भी आएगी, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी मुद्दे, अभी बहुत से ऐसे सर, मैं ना सुनिए, प्राइवेट मेंबर बिल आते हैं। मैंने आपका टेन्योर भी देखा है। एवरेज जो सालाना सिटिंग्स थी फ्रॉम एनडी तिवारी ऑनवर्ड्स, 15 साल की, 16 मैक्सिमम, 13, 12, 13, 14, ये ईयरली सिटिंग्स हैं। जबकि हम कहते हैं कि मिनिमम हम 50 दिन 60 दिन ऐसे चलाएंगे। भट्ट जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अतीत में कुछ गलतियां हुई तो उसी से तो हमें सुधारने की प्रेरणा मिलती है। तो मैं वही कह रहा हूँ। सर, विधानसभा चलाना सरकार और विपक्ष दोनों का एक साझा नहीं, देखिए सरकार का ज्यादा जवाबदारी, सरकार की जवाबदारी उसमें ज्यादा होती है। पर सवाल यह है कि जब सरकार की इच्छा शक्ति हो कि हमें सदन चलाना है, तब तो अभी आपको बताऊं, मैं नहीं जानता कितने प्राइवेट मेंबर बिल पेंडिंग होंगे अभी भी, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल भी होते हैं जिनमें कि एक प्राइवेट मेंबर बिल में दिन भर बहस हो सकती है। मैं मानता हूं इस बात को। तो वो करना चाहिए। अब सपोज भू कानून है, हाँ। अब करिए ना 2 दिन पूरी चर्चा, मौका दीजिए सबके माइंड खुल के आने बोले, 70 के 70 विधायक बोले उसमें अपनी राय। अपोजिशन के ऊपर तो ये आरोप लगा है ये सरकार से मिले हुए हैं, अपने निजी काम करा लेते हैं और जब आता है मुद्दा उठाने का तो बचने लगते हैं। ये अपोजिशन पे आरोप लगता है। इन जनरल एक पब्लिक परसेप्शन है, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, कि ये मिले हुए हैं सरकार के साथ, अपने कामों के लिए ये आगे बढ़ जाते हैं और जनहित के कामों के लिए पीछे आने लगते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन हमने अतीत में ये देखा है, जब एनडी तिवारी साहब की सरकार थी तो बीजेपी के बहुत बड़े नेता उनके वाहवाही कर लेते थे कि आप विकास पुरुष हैं, और अपने काम करा लेते थे। आज तो मैं कई बार हरीश रावत जी की पोस्ट देखता हूँ, वो भी कई बार तारीफ कर देते हैं। एक बार तो उन्होंने मुझे लगा, आई थिंक किसी चुनाव के बाद लिखा कि इस जोड़ी का तोड़ निकालना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल काम है। कौन सी जोड़ी का? मोदी और धामी की जोड़ी का तोड़ निकालना। इस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी, पब्लिक स्टेटमेंट दी। नहीं, तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने अगर ये कहा तो मैं नहीं समझता कि किसी नेगेटिव वे में उन्होंने कहा हो। उन्होंने ये अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरणा, मतलब उनको जागृत करने के लिए कहा होगा कि भाई आप भी कुछ करिए, इनका तोड़ निकालना जरूरी होगा, इस रूप में कहा होगा। मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन कहा होगा तो कुछ ना कुछ कांग्रेस के लिए उसमें हित होगा। आप कह रहे हैं आज भी हरीश रावत कांग्रेस के उत्तराखंड में सबसे बड़े हितैषी हैं? निश्चित रूप में कांग्रेस के बड़े नेता हैं। देखिए, उनके पार्टी के प्रति निष्ठा पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता। ये बात अलग हो सकती है कि सबके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। अभी उनकी बतेरी पोस्ट पे लोग कुछ हल्का फुल्का मजाक कर लेते हैं, तो वो अपनी सोच है सबकी। नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि जब आप लोगों के निकाय चुनाव के रिजल्ट आए थे, उन्होंने उस पर टिप्पणी नहीं की, वो रोहित शर्मा की फॉर्म पे टिप्पणी कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि कांग्रेस की फॉर्म कब वापस आएगी। नहीं, तो अच्छा, ये अच्छी बात है कि उनको क्रिकेट की भी जानकारी, वही रोहित शर्मा जो क्रिकेटर है उनकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उनको क्रिकेट की भी जानकारी है, इसका मतलब लोगों को इस रूप में भी तो लेना चाहिए कि भाई एक आदमी अनडाउटेडली सीनियर मोस्ट लीडर है, एक्सपोजर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट वो जो उनका दर्शक भी बड़े
चतुर होते हैं ना, उन्होंने कहा साहब रोहित शर्मा की फॉर्म जब आएगी तब आएगी, कांग्रेस की फॉर्म कब आएगी ये बताइए। कांग्रेस की फॉर्म भी आएगी, समय पर आएगी, 2027 में कांग्रेस की फॉर्म भी आएगी। ऐसा है। नहीं तो कप्तान कौन होगा? आपके इस अगर आप अभी मान के देखिए, मेरी बात सुनिए, अभी कप्तान करण मारा है ना, तो कप्तान की बात ही क्यों करनी है? अच्छा, ये पब्लिकली ये आता है कि आपकी और करण मेहरा जी की नहीं बनती, ये कितनी सच्चाई अच्छा है? भट्ट जी, एक चीज़ बताइए, कहीं मीडिया में इस प्रकार की खबरें छपी, कहीं कोई ये पब्लिक पोस्टिंग है सर, ये नैरेटिव है क्या कि आपकी और करण मेहरा जी की नहीं बनती। ये कहीं अगर ऐसा कोई वाकया छपा हो तो मैं मानता हूँ कि चलो भाई ये बात छपी है, ये हुआ था या नहीं हुआ था। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे कोई बात ही नहीं है, करीब करीब हर चौथे पाँचवें दिन हमारी फ़ोन पे बात होती है। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मैं कोई बात बोलूँ सब मेरी बात पे एग्री हो जाएं, और अगर मेरी बात पे सब एग्री न हो तो साहब वो मेरे साथ अच्छा उनका मेरा अच्छा नहीं है। ये कोई बात है क्या? बतेरी बात है, मैं उनकी बात पे एग्री होता हूँ, बतेरी बातों पे नहीं होता हूँ, बतेरी बात तो मेरी बातों पे एग्री होते हैं, बतेरी बातों पे नहीं होते हैं। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है, हमारी अपनी अपनी ओपिनियन है, और अपनी अपनी ओपिनियन के आधार पर सभी नेताओं की, करण भाई नहीं, मतलब आर्य जी हैं, प्रीतम भाई हैं, या हरीश रावत जी हैं, मैं हूँ, अन्य भी हमारे सीनियर लोग हैं, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है। हमारे पॉलिटिकल कमेटी में इतने लोग हैं, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में इतने लोग हैं, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है। तो ऐसा थोड़ी है कि, पर ये मतलब बस आपने जो कहा परसेप्शन बना दिया जाता है, तो बट ये परसेप्शन का नुकसान होता है ना। क्या होता है? देखिए कुल मिला तो के आप दोनों लोग सामने आके जॉइंटली आके ये कह सकते हैं भाई हमारे अंदर तो कोई ऐसा है नहीं, आप लोग क्यों इस तरह की एक बातें दिन बना दोनों को पॉडकास्ट में साथ बुला लीजिए, हम आज ही शाम को आ जाते हैं। कोई अगर वो यहाँ देहरादून में होंगे तो मैं उनसे बोलूँगा आज आ जाओ भाई, बट सफाई देनी है। सर आपने कहा कि 2027 में आपने कहा आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप कांग्रेस को वापस में देखिए मेरी बात ला सुनिए, सकते इस हैं, प्रदेश की जनता, रास्ता क्या मेरी है? बात सुनिए, इस प्रदेश की जनता को जिस दिन हम ये बता पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के छद्म प्रचार के आधार पर आपको ठग रही है, अपने उल्लू सीधे कर रही है, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रही है, अपने बच्चों के लिए रिजॉर्ट बना रही है, इनके नेता अपने बच्चों के लिए रिजॉर्ट बना रहे हैं, तुम्हें रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, ख़त्म कर दिया, भ्रष्टाचार में तमाम लिप्त हैं। जिस दिन हम ये बात समझा पाएंगे, निश्चित रूप में जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। और मैंने जनता से एक निवेदन पहले भी किया, आपके इस चैनल के माध्यम से भी करना चाहूँगा कि राजनीतिक पार्टियों के सत्ता के में बैठे हुए लोगों के भ्रष्टाचार को अगर जनता माफ़ कर देगी तो आगे की आने वाली जो सत्ताएं होंगी, जो शासन आगे का होगा, जो सरकारें आगे होंगी, उनके लिए वो एक नियम बन जाएगा, प्रेरणा बन जाएगी। गोदियाल जी एक इंटरेस्टिंग आपको मैं बताऊं, सरकार एक मेडिकल कॉलेज बनाती है, 1000 करोड़ रुपए की ज़मीन है, जो कि सरकारी रेट है, मार्केट रेट और ज़्यादा है। 1000 करोड़ रुपए की ज़मीन नगर निगम से उसके लिए सरकार एक्वायर करती है, ले लेती है, हरिद्वार मेडिकल हरिद्वार में। उसके बाद 638 करोड़ रुपए उस पर तात्कालिक रूप में खर्च किए जाते हैं, बिल्डिंग बनाने में, ये वो सब, फर्स्ट ईयर के एडमिशन किए जाते हैं, और उसके बाद उसको किसी प्राइवेट को देने का प्रस्ताव आ जाता है। ये क्या है? ये भ्रष्टाचार का नया तरीका ईजाद करने वाली बात है। मोदी जी ने, उनके पास जुमले गढ़ने के लिए फैक्ट्री है कोई, प्रधानमंत्री जी के पास, उन्होंने मनमोहन सिंह जैसे स्वच्छ छवि के आदमी को ये कहा कि बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने की कला तो कोई मनमोहन सिंह जी से सीखे भ्रष्टाचार के मामले में। मैंने उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार की बारिश में रेनकोट पहनकर नहाने की कला इनके पास है। ये निश्चित रूप में ये जुमला किसी फैक्ट्री में बना होगा, जो जुमलों की फैक्ट्रियाँ होती हैं ना, उसमें बना होगा। लेकिन उनकी ये बात उत्तराखंड की सरकार पर और उत्तराखंड के मंत्री पर सरासर चरितार्थ होती है। नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं भ्रष्टाचार के। अब ये परिपाटी बनेगी कि नहीं कि भाई सरकारी संपत्ति बनाओ, सरकार के पैसे लगाओ, जनता के पैसे लगाओ, उसे प्राइवेटाइज करो और उसको अपने किसी आदमी को प्राइवेट को दे दो। ये भ्रष्टाचार का नया तरीका है। अभी मैं आज का बता रहा हूँ आपको, ये पिछले 3-4 सालों में हुआ। उत्तराखंड में कृषि समितियाँ हैं, करीब 670 कृषि समितियाँ पूरे उत्तराखंड में, जो कि किसानों को छोटे छोटे कर्ज देती हैं, बीज के लिए, खाद के लिए, इसके लिए उसके लिए, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इस तरह का समितियाँ हैं। धन सिंह रावत ने ऐलान किया कि साहब ये जितने भी पैक्स समितियाँ हैं सबको डिजिटलाइज करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम थी। अब करना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, मंत्री कह रहा है कि भाई इसको डिजिटल करने का जो खर्च है वो इतना रुपया है, 1 लाख कुछ है,
लेकिन प्रति समिति ज़बरदस्ती कि तुमको 5,60,000 खर्च करना ही है, 5,60,000 या 5,50 जो भी 5.5 के आसपास, ये तुमको करना ही है। ये हैदराबाद की ये कंपनी है, इसको तुमने देना ही है। मुझे उस समय सहकारी बैंकों के तमाम सीनियर लोगों ने कहा कि साहब ये जो ऐप, ये क्या होता है एप्लीकेशन, जो भी होगा वो सिस्टम, ये जो कंपनी दे रही है ये बिल्कुल गलत है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कभी भी ठप हो जाएगा। बड़े बड़े जो इस चीज़ के बड़े बड़े लोग हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस या किसी का नाम ले रहे थे कि भाई उनसे लेना चाहिए था, पहले बैंकों में उसका चलता है, उससे लेना चाहिए। ये कहीं नया लेके आए हैं, बोल रहे हैं इसी से लेना है। नहीं माने मंत्री, लिया उसी से। आज स्थिति यह है कि पिछले 10-12 दिन से मैं सुन रहा हूँ कि ठप है पूरा, वो कंपनी भी भाग गई, वो काम ही नहीं कर रहा है, उनका वो सिस्टम ही काम नहीं कर रहा। आपके पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, 37 करोड़ रुपये उसको विधानसभा पेमेंट के हुआ, लिए। 37 करोड़ रुपये। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, बात देखिए, मैं उनके ऊपर आरोप लगाऊं, चुनाव जीत जाऊं, ये बहुत छोटी चीज़ है। सवाल ये है कि इस प्रदेश की जनता अगर भ्रष्टाचार को स्वीकार करेगी, इस तरह होगा क्या प्रदेश का? ऐसी छोटा प्रदेश हमारा, अब ऐसी छोटे प्रदेश में हर डाल पे उल्लू बैठा होगा तो अंजाम क्या होगा इस एक्चुअली तो सवाल यह है कि जनता को बहुत बारीकी से इस पर सोचना पड़ेगा, और हम इन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाएंगे। आपने 2027 का प्रश्न किया, तो 2027 के लिए हमारे पास बहुत आप मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत ताकत है, मजबूती के साथ जनता के पास जाएंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग दूसरा ये है सर, जनता को एक बात भी समझाएंगे कि आसान ज़िंदगी जीने के ऑप्शन हमारे पास भी थे, लेकिन हम खाक अगर हो रहे हैं तो इसलिए हो रहे हैं कि हमारे अंदर वो कुब्बत और हमारे शहीदों का वो जज्बा बाकी है हमारे अंदर, कि हम सोच रहे हैं कि हम इसको जाया ना होने दें, इस प्रदेश को इस तरह बिखरने न दें। इन कौवा चीलों के चोंचों से ये प्रदेश जो आज इस तरह लहूलुहान हुआ है, उसको संवारने की कोशिश करें, वो जज्बा बाकी है हमारे अंदर। तो इस बात को लेकर जाएंगे हम जनता के बीच, और मेरा विश्वास है, मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्य के नेताओं से, मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं उन्हें कि अगर वो धर्म पे ही बहस करना चाहते हैं तो गणेश गोदियाल के सामने जहां वो कहें, जिस मंच पे वो कहें, गणेश गोदियाल तैयार है। धर्म की परिभाषा उनके लिए क्या है और हमारे लिए क्या है, वो हमें रोक नहीं सकते हैं। सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन इस राज्य में शुरू हुआ है, वो है थर्ड फ्रंट को लेके। कुछ लोगों का ये मानना है कि दोनों जो नेशनल पार्टी हैं उनको लेके अब पब्लिक का रुझान कम हो रहा है, तो एक थर्ड फ्रंट डेवलप किया जाना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं इस फ्रंट के बारे में? देखिए, ऐसा है, सबकी अपनी अपनी लोकतांत्रिक महत्वाकांक्षाएं हैं, और अभी मैंने कहा ना कि मैंने किसी एक व्यक्ति को टिकट के लिए मना किया कि भाई नहीं, मेरी दृष्टि में ये नहीं जीतेगा, दूसरा जीतेगा, और वो गया, उसको टिकट हमने नहीं दिया, वो गया और निर्दलीय लड़ा और जीत गया। तो ये जो थर्ड फ्रंट की आप बात कर रहे हैं, उनके लिए भी यही है कि भाई अगर उनको लगता है कि कांग्रेस या बीजेपी राज्य के हितों पर उनके अनुसार ठीक नहीं है, तो मैदान उनके लिए खुला आए ना, कोई दिक्कत नहीं है, उनका लोकतांत्रिक हक है, उनको अपनी कोशिश करनी चाहिए। आपका रुझान थर्ड फ्रंट की तरफ नहीं है? मेरा पर्सनली नहीं, मुझे ऐसा, मेरा रुझान क्यों होगा? ऐसा है कि मैं ये मानता हूँ कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं ये मंच हैं, और मुझे एक मंच मिला हुआ है, तो मुझे दूसरे मंच की ज़रूरत क्या है? मैंने एक बात आपको पहले कही कि कांग्रेस पार्टी का विचार मेरे उस दर्शन के बहुत करीब से होकर गुजरता है जिसमें कहा गया है कि इयम निज परावेति गणनाम लघु चेतसाम विशाल हृदयानाम वसुधैव कुटुंबकम। तो जब कांग्रेस पार्टी का विचार इस बात के, सनातन की इस विचार के बहुत करीब से होकर गुजरता है, तो मेरे लिए तो ज़्यादा आसान, ज़्यादा सहूलियत भरा यही मंच है। तो कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती कि बैक टू बैक इलेक्शन में डिफीट मिलना, फिर ये लगना कि यार इस पार्टी में मेरा फ्यूचर सिक्योर है या नहीं? मैं देखिए, मेरा फ्यूचर किसके ऊपर होता है? सिर्फ राजनीति के ऊपर मेरा फ्यूचर थोड़ी है। मेरा फ्यूचर फुल टाइम पॉलिटिशियन ना, आप फुल टाइम पॉलिटिशियन है। मेरा फ्यूचर मेरे कर्म पर आधारित है। तो मुझे मालूम है कि मेरा कर्म जायज़ है, मेरा कर्म रिजल्ट ओरिएंटेड है, मुझे ये बात पता है। होता है, एक उम्र ऐसी भी होती है कि आदमी को फ्यूचर के बारे में चिंता होती है, लेकिन मैं उस बात से निवृत्त हो गया। मेरे बच्चों की शादियां हो गई, बच्चे अपना जो कुछ भी है, छोटा मोटा जो भी है, अपना ठीक ठाक इज्जत से रह रहे हैं, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि मैं इस सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक लंबी दूरी तय की मैंने, तो बहुतों के लिए मेरे मन में रहता है कि मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ, फलाने के लिए कुछ कर पाऊँ, ये भी रहता है, क्षेत्र के लिए कुछ कर पाऊँ। और एक ही चीज़ है भट्ट जी मेरे मन में, तो उत्तराखंड की जनता एक बार सरकार बना दे, मैं उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में जो कि
पलायन की मार झेल रहे हैं, और इसलिए झेल रहे हैं कि रोज़गार नहीं है। मैं उत्तराखंड को बेरोजगारी से मुक्त करना चाहता हूँ, और मेरे पास वो स्कीम है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये कर पाएंगे। आप कह रहे हैं उत्तराखंड की बेरोजगारी खत्म करने के पास आपके पास एक मंत्र है, आपके पास एक स्कीम है, वो स्कीम आप बता रहे हैं। हाँ, प्लीज इस बताइए। स्कीम देखिए, स्कीम पूरे तौर पर मोटा मोटा ये है, मेरा ये मानना है कि दुनिया में कहीं भी रोज़गार प्राइमरी तौर पे उत्पादकता से ही आता है। उत्पादकता रोज़गार की जननी है, ये प्रिंसिपल है, ये नियम है। ये कहीं इकोनॉमिक्स में लिखा हो न लिखा हो, मैंने कहीं नहीं पढ़ा, पर ये मेरी अपना शोध है मेरा, कि उत्पादकता ही रोज़गार की जननी है। और उत्पादकता किससे आती है? जिस जगह पे जो चीज़ है, जहाँ भी जो चीज़ है, माना राजस्थान में पत्थर है, उन्होंने उसको मार्बल और क्या 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 मतलब उसको घस पीट के, काट पीट के उसको पारस बना दिया। कहीं पर खेती है, उत्तर प्रदेश खेती में आगे हो गया, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। हमारे पास स्विट्ज़रलैंड से अच्छी लोकेशंस हैं, स्विट्ज़रलैंड से अच्छी आबो हवा है। हम कुछ सेक्टर को चुन लें तो हम उन सेक्टर्स में रोज़गार के इतने अवसर पैदा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति रोज़गार से परिपूर्ण हो जाए। उदाहरण के लिए पावर सेक्टर, सोलर पावर सेक्टर, टूरिज़्म, पानी, तो ये सब चीज़ें हमारे पास ऐसे हैं कि कभी किसी ने सोचा था कि 20 रुपये बोतल पानी बिकेगा, लेकिन आज बिक रहा है ना। आज से 30 साल पहले जब हम लोग इधर उधर सफ़र करते थे तो नल का टैप दबा के ऐसे पानी पीते थे ना, आज कोई पी रहा है? ये उसमें किसी ने सोचा नहीं होगा कि 20 रुपये 30 रुपये पानी की बोतल बिकेगी। और मैं 20-30 रुपये बोल रहा हूँ, जो स्प्रिंग का पानी भरते हैं कंपनियाँ, वो 100 रुपये बोतल बिक रही हैं, 1 लीटर का 100 रुपया। तो वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इतनी बड़ी संपत्ति है उत्तराखंड में। आपने राजस्थान का एग्जांपल दिया, मैं उत्तराखंड मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, जो जहाँ है। लोग बोल रहे हैं ये हमारे लिए मुसीबत है, मैं कह रहा हूँ वो हमारे लिए वरदान है। एग्जाम्पल लोग कह रहे हैं पिरुल हमारे लिए अभिशाप है, मैं उसको वरदान में साबित कर दूंगा, वरदान में उसको साबित कर दूंगा और 1 लाख लोगों को उसमें रोजगार दे दूंगा, वहीं से पैसा बनना शुरू हो जाएगा। लोग जिस चीज़ को यहाँ अभिशाप कह रहे हैं, मैं उस चीज़ को वरदान में साबित कर दूंगा। हमारे पास भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हम करोड़ों करोड़ों गैलन्स, मतलब असीमित मात्रा में पानी संरक्षण कर सकते हैं। हम उस पानी को, दिल्ली मर रहे पानी के लिए बड़े बड़े शहर, हम उस पानी को ऑफ सीजन में वहाँ, जब वहाँ पानी की दिक्कत होती है, वहाँ दे सकते हैं, उनसे पैसा ले सकते हैं कि भाई ये डेवलप करने के लिए आइए। इन चीज़ों पे बात होना चाहिए। बस मेरी बात सुनिए, अगर सरकार इस बात पे आ जाए कि भाई ये होते रहता है, सरकारें आती जाती रहती हैं, फिर कोई हिंदू मुस्लिम खेल खेलेंगे, सरकार में आ जाएंगे, अगर इस भरोसे होती तो सरकारों को काम करने की ज़रूरत क्या है? जिन सरकारों ने, जिन पार्टियों ने वादे किए होते हैं वही काम करते हैं। जिन्होंने इन्हीं बात पे, अभी मुख्यमंत्री जी को मैं वही सुन रहा हूँ, जगह जगह जाते हैं वही डेमोग्राफिक चेंज, मतलब वही हिंदू मुस्लिम वाली बात। मुख्यमंत्री जी क्या इसके लिए दोषी नहीं है अगर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है तो? पिछले 8 साल से यहाँ सरकार उनकी है, बताएं ना इस 8 साल में डेमोग्राफिक चेंज अगर हुआ तो क्यों हुआ, बताएं, कौन उसके लिए जवाबदार है? सेंटर में 10 साल से अधिक उनकी सरकार को हो गया, क्यों चेंज हो रहा है? फजूल की बातें करके, मतलब लोगों का ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। सरकार ऐसी चाहिए। तो आप लोगों का दिमाग स्थिर करिए ना, अगर वो भटका रहे हैं आप स्थिर करिए। हम कोशिश कर रहे हैं ना, और उसी का परिणाम है कि गढ़वाल लोकसभा में अधिकांश नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में कांग्रेस जीती। ये बात अब बाहर भी जाएगी। गढ़वाल लोकसभा का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं लोकसभा के बाद वहाँ सक्रिय हूँ, बार बार लोगों से इस बात को कह रहा हूँ, लोगों की समझ में आ रहा है। अब बाहर भी जाएंगे, उस बात को बाहर भी कहेंगे, तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कह रहा हूँ। और मैंने कहा ना कि जब लोगों को मैं ये सच्चाई बताऊंगा कि हमारे पास भी आसान ज़िंदगी के ऑप्शन थे, लेकिन हमने वो आसान ज़िंदगी के ऑप्शन इसलिए अडॉप्ट नहीं किए, इसलिए उन ऑप्शंस को त्याग दिया कि उन शहीदों की आत्मा क्या कहेगी जिन्होंने सोचा था कि हमारे आपको सपनों का बहुत उत्तराखंड दर्द बने। में जैसे मुझे महसूस लग रहा। मेरी ज़िंदगी दर्द में थी, बचपन ही दर्द से शुरू हुआ, तो दर्द कैसे अलग हो जाएगा? लेकिन ये दर्द अपने लोगों के लिए है, इस उत्तराखंड के लिए। देखिए मेरी बात सुनिए, पैसा 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 खाएगा आदमी, और रुपए को खाएगा क्या? रोटी चावल वही खाएगा। वो शांति से हमें भी मिलता है और उनको भी मिलता होगा जिन्होंने बहुत पैसे बना रखे हैं। हमारा मकसद, अगर मुझे पैसे ही बनाना होता तो मैं जहाँ था वहीं रहता, यहाँ क्यों आता? लेकिन हमारा मतलब था, बचपन से था एक,
बचपन से था कि भाई हमें अपने इलाके में कुछ करना है। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड को एक बहुत ही ऐसा राज्य बनाया जा सकता है जहाँ 2-4 किलोमीटर के दायरे में लोगों के पास रोजगार हो। निश्चित रूप में बहुत से भट्ट जी, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। टोटल पोल्ट्री प्रोडक्ट नीचे से जा रहे हैं, टोटल मिल्क प्रोडक्ट नीचे से जा रहे हैं, टोटल ग्रेन फूड नीचे से जा रहा है, टोटल फ्रूट्स नीचे से जा रहे हैं। आप सब आयात कर रहे हैं। आप अगर जब तक निर्यात नहीं करेंगे, उत्पादन नहीं करेंगे, तो कहाँ से रोजगार आएगा? और जो जो आयात कर रहे हैं वो भी हमारे यहाँ के नहीं है लोग, दूसरे राज्यों के लोग हैं जो उसका फायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है और इस तरह काम करने की। आपकी बात से मैं समझ गया। आपका कहना है, जो मंत्र आपका है, मैं उसको 3 वर्ड में बताता हूँ: लोकल प्रोडक्शन, लोकल प्रोडक्टिविटी, लोकल कंजम्पशन, लोकल एम्प्लॉयमेंट, जनरेट लोकल इकोनॉमी एंड वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन विद वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन, ये तो मंत्र है ही, इसको रोक कौन रहा है? कम से कम अपने प्राइमरी नहीं, रोका है ना, रोका है। देखिए मेरी बात सुनिए, रुका है ये चीज, इसलिए रुका है कि सरकारों का मकसद ही नहीं है वो। सरकारों का मकसद ये है कि खनन का ठेका से हमें कितना मिलेगा, शराब का काम करने से कितना मिलेगा, इजी मनी। सरकार में बैठे हुए लोग ये चाहते हैं कि इजी मनी कैसे आ जाए। ये इजी मनी जो है, ये ठीक है, इनके तो पेट भर देगी, लेकिन जनता कंगाल हो जाएगी। चलिए गोदियाल जी, एक ना सिंगटाली पुल के बारे में मेरे को बहुत सवाल आए। इसका क्या हो सकता है, इसका फ्यूचर क्या? सिंगटाली पुल का लोग क्या कह ये के कोई कि मुद्दा है क्या? मैं ये कह रहा हूँ सिंगटाली पुल, अरे भाई सरकार उसको स्वीकृत करे, बनावे, खत्म बात। ये तो सरकार ने जानबूझ के रोका। मैंने सुना कि एक कोई प्रभावशाली व्यक्ति है जिसने वहाँ रिजॉर्ट खोला हुआ है और वो नहीं चाहता कि उसके यहाँ से वो पुल अरे बने। उसके रिजॉर्ट के चलते अपने पूरे इलाके को थोड़ा हम तो मुश्किल वही में डाल तो सकते हैं। भाई तो कर रही ना सरकार। वो जो मंत्री, जो मुख्यमंत्री बनता है, वो मैंने सुना कि उसको वो फिट कर देता है। तो कितना बड़ा आदमी है वो, पता नहीं। बात ही वही है वहाँ, और कुछ नहीं है। ये इतना बड़ा आंदोलन, इतने बड़े इलाके के लोग आंदोलित रहते हैं उसके लिए, एक पुल के लिए, कौन सी बड़ी चीज़ है? मैं अगर सरकार में रहूं, भट्ट जी, आपने अभी कहा ना, मैंने कि भाई आपने कहा कि क्या क्या करोगे आप रोजगार के लिए। ये भी है मेरे दिमाग में कि जो जो वैलीज हैं हमारी, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों तरफ की जो वैलीज हैं, जैसे गंगा वैली है, यमुना वैली है, उस तरफ द्वाराहाट जाते हुए है, ये चंपावत जाते हुए है, जो वैलीज हैं, इन वैलीज में ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि दूसरी तरफ जाने के बाद एक विस्तृत एरिया में कुछ एक्टिविटीज़ हो सकें, डेवलप हो सके वो इलाका, उनमें कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए बड़े प्रस्ताव की जरूरत है। इसके लिए अगर हमें, फिर आपके पास वो इंजन तो दिल्ली में होगा नहीं जो आपको नहीं, क्यों नहीं होगा? नहीं, वो इंजन छोड़ो उस इंजन को, वो इंजन की बात नहीं है। बात ये है कि सरकार की भी तो कुछ लिमिटेशंस हैं। सरकार ऋण ले सकती है इन चीज़ों पर, डेवलपमेंट के लिए तमाम चीज़ें हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा पुल बनाओ ना जो 10 आदमी को रोजगार देने के लिए सहायक हो सके, बनाओ ना उस पुल को। अभी ये सिंगटाली पुल है, अगर वो सिंगटाली पुल बनता है तो सिंगटाली पुल बनने से जो हमारा यमकेश्वर का वो वाला इलाका है, द्वारी खाल वगैरह जो इलाका है, वो नज़दीक होगा। वहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं बढ़ेंगी। जिस प्रकार से लैंसडाउन एक हब बन गया पर्यटन का, ऐसे वो इलाका भी बनेगा। तो क्यों सरकार को, मैं तो मैंने ये सुना उसमें कि वो जो इतना बड़ा आदमी है कि वो जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो उसको जो है सेट कर देता है कि ये पुल नहीं बनना चाहिए। आप पता नहीं कितना बड़ा आदमी है, कौन है वो इतना बड़ा आदमी। ये तो आप लोगों का काम है। जरा कभी जाइए ना वो रिसोर्ट में, देखिए कौन है क्या है। बिल्कुल, ये आपने एक्चुअली, ये बहुत आसान होता है विपक्ष के कहना ये मीडिया करे। मैं चाहता हूँ कि अपोजिशन इस मुद्दे को उठाए और मीडिया उसको उसी पर्सपेक्टिव में कवर करे, बिकॉज हमें भी खबरें आप ही लोगों से मिलती देखिए मेरी हैं। बात सुनिए, आपने सही कहा, हमें भी बोलना चाहिए, लेकिन हमारे इन इरादों को जनता का बल भी मिलना चाहिए। ये ठीक है, हमारे अंदर ऊपर वाले ने वो ताकत दी है कि हम नारे लगाते हैं कि आवाज़ दो, और कभी कभी पीछे से बहुत लोग बोलते हैं कि हम एक हैं, लेकिन ऊपर वाले ने वो भी कुव्वत दी है कि कभी हम आवाज़ लगा रहे हैं कि सिंगटाली पुल बनना चाहिए, आवाज़ दो, और पीछे कोई नहीं, तब मुझे बोलना पड़ता है कि मैं एक हूँ। ऐसे ही हुआ लोकसभा चुनाव में, अगर जनता ने साथ दिया होता तो सिंगटाली पुल, मैं केंद्र में बैठी हुई सरकार के परखचे उड़ा देता तमाम चीज़ों में। हमारे साथ कितनी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, उन सब नाइंसाफ़ियों का हिसाब ले लेता। लेकिन अफसोस है, मैं एक हूँ, कोई खड़ा नहीं होता है, तो जनता को भी खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके ये सब चीज़ें होगा। अन्यथा हम अपनी बात, देखिए जनता प्लेटफॉर्म देगी तो उस प्लेटफॉर्म से बोलेंगे,
जनता नहीं देगी प्लेटफॉर्म तो सड़क से बोल रहे हैं। सड़क से बोली गई आवाज़ एक सीमा तक ही जाती है, प्लेटफॉर्म से बोली गई आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। लेकिन बात निकलती है तो दूर तक तो जाती जरूर है। चलिए, बहुत धन्यवाद गोदियाल जी, आप आए, अपने तमाम मुद्दों पे ये रखी। और सोशल मीडिया में आपको बहुत इनकरेजमेंट मिलता है, वो मुझे लगता है पॉलिटिकल अर्थमेटिक में भी मिले, इलेक्टोरल अर्थमेटिक में भी मिले। और ये अच्छी बात है कि अच्छे लोगों की उत्तराखंड की राजनीति में ज़रूरत है। और अब आपने मेरे लिए एक बात कही, अच्छे लोगों की भी परीक्षा होती है। मैंने आधा परीक्षा 6 महीने का एग्ज़ाम होता है ना, जो अर्धवार्षिक परीक्षा, वो दे रखी है। अच्छा। और वार्षिक परीक्षा देना बाकी है। अभी नहीं कह सकता मैं कि मैं अच्छा आदमी हूँ। जिस पद के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिस दिन मैं उस जगह आया, उसके बाद उससे विदा होने के समय अगर आपकी ये बात रहेगी कि मैं अच्छा आदमी हूँ, तब मैं अच्छा आदमी। चलिए, बहुत धन्यवाद गोदियाल जी, आप देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में आए और बहुत लंबी चर्चा हुई हमारी। गणेश गोदियाल जी ने अपना पर्सपेक्टिव रखा है। उनको लगता है 2027 में कांग्रेस को वापस उत्तराखंड की राजनीति में ला सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। बहरहाल ये भविष्य के गर्भ में छुपा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। और जैसा कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप किसी महानुभाव को चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे देखना, तो आप हमें ज़रूर बताएं। बहुत धन्यवाद आपका।